हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाए। आप बिल्कुल 100% फ्री में इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और NTSE हो, ओलंपियाड हो या आपका CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सब चीज़ तो शुरू हो चुकी है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर और बिल्कुल फ्री में है, तो पढ़ते रहिए। अच्छा चलिए, मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर में हमने आपको 10वीं पाठ तक तो करवा चुके हैं। आज हम करवा रहे हैं एकादश पाठ, हमारा है पुष्पोत्सव। इसका जो टेस्ट पेपर दिया था, इसको आपने कैसे सॉल्व किया है उसको हम देख लेते हैं। उसके हम आपको हल करवाएंगे कि भाई हमारी कौन सी चीज़ें कहाँ पर आनी थी। हर जो काम है संस्कृत का, चाहे रिक्त स्थान भरना हो, चाहे विकल्प का चयन करना हो या कोई भी चीज़ हो, सब जो आधारित है वो शब्द रूपों पर है। शब्द रूप पता है, विभक्ति के अर्थ पता है, तो फिर सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। पता होना चाहिए कि भाई प्रथमा विभक्ति अगर कहीं लगी हुई होगी तो उसका अर्थ उसके साथ में या तो ने लग रहा होगा, या वो कर्ता बन रहा होगा, या फिर वो संज्ञा शब्द होगा। जहाँ द्वितीया लगी होगी वहाँ पर हमें को का अर्थ जोड़ना ही है। उसमें तृतीया होगी, उसमें हमें से और के द्वारा का अर्थ निकल के आ जाता है सामने। भाई चतुर्थी होती है तो क्या लग जाता है, चतुर्थी होती है तो के लिए का अर्थ जुड़ जाता है। भाई ये इसलिए हम बता रहे हैं कि ये आ गई, आपको ये चीज़ें याद आ गई, आपको समझ में आ गई, तो फिर संस्कृत आपके लिए सरल हो जाएगी। षष्ठी जहाँ जुड़ी होगी वहाँ पर काकी के का अर्थ जुड़ जाएगा, ठीक है। और सप्तमी जहाँ होगी वहाँ पर मैं पर का अर्थ बनता है, ठीक है। तो इस पाठ में ज़्यादा जोर दिया गया है सप्तमी विभक्ति पर, में और पर का अर्थ बताने के लिए ज़्यादा जोर दिया गया है। लेकिन और भी हमारी विभक्तियाँ आ सकती हैं। तो भाई हम जब किसी भी वाक्य को पढ़ें, अभी ये रिक्त स्थान है, आगे की चीज़ भरने के लिए हमें इस रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए हमें इस शब्द इनको पढ़ना होगा। इनका अर्थ पता चल जाएगा तो हम फिर यहाँ का अर्थ जोड़ेंगे कि भाई इनमें जो जो चीज़ें हमारे शरीर शब्द है, एक जगह शरीर शरीरम लिखा हुआ है, एक जगह शरीरे लिखा है, एक जगह शरीराणी लिखा हुआ है, अलग अलग प्रकार से लिखा है। तो एक ही शरीर का क्या क्या अर्थ बन रहा है, तो कहें शरीर में अर्थ, इसमें माँ हलंत यानी द्वितीय विभक्ति लगी है तो अर्थ निकल रहा है शरीर को। शरीरे जिसमें शरीर में या पर का अर्थ निकल रहा है। शरीराणी, अब ये कौन सा हो गया, शरीर शरीराणी। अब फल कहाँ कहाँ फलानी बनता है बताइए, प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में। या तो इसका अर्थ निकल रहा होगा कि शरीर केवल नाम बताया जा रहा होगा, ये बहुत सारे शरीरों की बात की जा रही होगी, या फिर अर्थ बताया जा रहा होगा कि शरीर को। तो अब देखते हैं कि शरीर को, शरीरों को, शरीर को या शरीर में क्या अर्थ निकलता है। अब कहेंगे अंगानी संति। अंगानी, अंग यानी जो हमारे ये जुड़े हुए हैं, ये अंग ही तो होते हैं। संति होते हैं, अंग होते हैं। कहाँ पे, शरीर को अंग होते हैं। शरीर को बहुत सारे अंग होते हैं, शरीरों को बहुत सारे अंग होते हैं, या शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। तो कहेंगे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या बनेगा, बोले जब हमने देखा कि इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है, मैं पर का अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा कि शरीरे अंगानि संति, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति। छात्र जो हैं, छात्राः बहुत सारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, प्रयोग को करते हैं, प्रयोगों को करते हैं। कहाँ करते हैं, प्रयोगशालाम। अब प्रयोगशाला में क्या लगा हुआ है, माँ हलंत, यानी इसका अर्थ क्या निकल रहा है, द्वितीय विभक्ति बन रही है तो को का अर्थ निकल रहा है, यानी प्रयोगशाला को प्रयोग करते हैं, सही निकल रहा है। प्रयोगशाले, अब यहाँ पे कर दिया आपको कंफ्यूज। जैसे आप कहेंगे ए की मात्रा तो सप्तमी में लगती है और याम तो आप कहेंगे ही नहीं कि याम नहीं है, ए की मात्रा प्रयोगशाले हम सही कर देंगे। ध्यान कीजिए, अकारांत शब्द जो होते हैं, यानी छोटे आ से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे राम हो गया, बालक हो गया, शिक्षक हो गया, फल हो गया, पुस्तक हो गया, जो आ से अंत हो रहे हैं, छोटे आ से अंत हो रहे हैं, वो जब सप्तमी विभक्ति में अपना रूप बनाते हैं तब उनमें ए की मात्रा का आगमन हो जाता है। जैसे फल बन जाएगा फले, घर बन जाएगा गृहे, उद्यान बन जाएगा उद्याने, बालक बन जाएगा बालके, सभी में एक ही मात्रा का आगमन हो जाएगा। लेकिन उसी की जगह पे आकारांत शब्द, आकारांत शब्द कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग, बड़े आ की मात्रा से। तो यहाँ हो गया ये प्रयोगशाला,
क्या लिखा है? प्रयोगशाला, ला हो गया बड़े की मात्रा से अंत, तो इसमें हम शाले नहीं करेंगे। इसमें सप्तमी विभक्ति याम से जोड़ी जाती है, जैसे लता हो जाता है लतायाम, विद्या हो जाता है विद्यायाम, ठीक है। तो बढ़िया की मात्रा छात्रा छात्रायाम, तो प्रयोगशाला भी हो जाएगा हमारा प्रयोगशालायाम। सप्तमी विभक्ति तो सही अर्थ निकल रहा है कि भाई को का अर्थ तो बिल्कुल सही हो ही नहीं रहा है कि छात्र प्रयोगशाला को प्रयोग करते हैं, सही है, गलत। छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, तो मैं का अर्थ बताने वाला प्रयोगशाले नहीं है, प्रयोगशालायाम है, तो ये हमारा सही उत्तर बनेगा। तो यहां हम लिख देंगे प्रयोगशालायाम प्रयोगम कुर्वन्ति, ठीक है। चलिए अब लिखा है उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, उद्यम के द्वारा सिद्ध होते हैं क्या? कार्याः। अब आपको देखना है कि कार्य शब्द जो है अकारांत तो है, कार्य शब्द कैसा है? अकारांत है, अ से अंत हो रहा है, लेकिन क्या ये आपको पुरुष जाति का बोध करा रहा है? क्या ये स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहा है? नहीं करा रहा है ना, तो ये कैसा हो गया? नपुंसक लिंग हो गया। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं। अब ये अंति कह रहा है कि कार्य को बहुवचन में होना चाहिए, तो कार्य और कैसा होना चाहिए भाई? कर्ता होना चाहिए, तभी तो क्रिया आई है ना। तो कर्ता कहाँ मिलेगा? प्रथमा विभक्ति में। तो हमें ये भी क्रिया ने बता दिया कि प्रथमा विभक्ति ढूंढो आप, क्योंकि जो कार्य है वो क्या बन रहे हैं? कर्ता बन रहे हैं, क्योंकि उसी के अनुसार क्रिया बहुवचन की लगी हुई है। तो कार्य का हम प्रथमा का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? कार्यम, कार्ये और कार्याणि, क्या बन जाएगा? कार्याणि। तो कार्यम नहीं बनेगा, कार्याः नहीं बनेगा, कार्याणि हमारा सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से अब थोड़ी सी आपको अपनी समझ को बढ़ाना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, यानी उद्यम के द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं। आगे देखिए, सर्वम कुशलम अस्ति, सभी कुशल हैं, सभी कुशल हैं। घर को सभी कुशल है, घर के द्वारा सभी कुशल है, या घर में सभी कुशल है? हमने क्यों सब में अलग अलग बोला? देखिए गृह शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी थी, इसलिए को का अर्थ बोला हमने घर को सभी कुशल है। इसमें सप्तमी विभक्ति लगी थी गृह शब्द में, तब हमने बोला घर में सभी कुशल है। और इसमें तृतीया विभक्ति का रूप लगा था, इसलिए अर्थ हमने बोला कि घर के द्वारा सभी कुशल है। तो भाई जब हमें शब्द रूप पता होंगे कि गृहम शब्द द्वितीया विभक्ति में बनता है या प्रथमा में भी बनता है, गृह शब्द सप्तमी में बनता है और गृहिणी शब्द तृतीया में बनता है, तभी तो हम उनका अर्थ सही लगा पाएंगे। बिना उसके क्या अर्थ संभव है करना? नहीं है ना। इसीलिए शब्द रूप याद कीजिए। बार बार बोलते हैं हम, जब भी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए तभी बोलते हैं कि भाई संस्कृत सीख रहे हो तो शब्द रूप जरूर याद करो, क्योंकि शब्द रूप जो हमने करवाए हैं रटने जैसे कभी नहीं करवाए हैं, ऐसे करवाए हैं कि पता चले कि क्यों याद कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे लिखा है त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। अब तुम जा रहे हो, स्नानम, स्नान को जा रहे हो, स्नाने, स्नान में जा रहे हो, नहाने में जा रहे हो, नहाने को जा रहे हो, नहाने के लिए जा रहे हो। तो भाई जाने का नहाना क्या है? प्रयोजन है, तो प्रयोजन है चतुर्थी, प्रयोजन में हमेशा चतुर्थी आती है। तो आप यहाँ पे स्नान को नहीं कहोगे, स्नाने नहीं कहोगे, स्नानाय बोलोगे। क्या कहोगे? स्नानाय, यानी नहाने के लिए, जिसमें कि चतुर्थी विभक्ति हमारी लगी हुई है। तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से ये आप अपने उत्तर लिख लेंगे सही तरह से। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भ्रमराह गुंजंती। भ्रमर किसको कहा जाता है? भ्रमर कहते हैं भौरे को, और भ्रमर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, भ्रमराह और गुंजंती। अब भ्रमर गुंजन कर रहे हैं तो भाई कर्ता भी हो गया, क्रिया भी हो गई, तो कहाँ कर रहे हैं? भौरे गुंजा कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। कहाँ गुनगुना रहे हैं? तो कहेंगे पुष्पाणी। अब पुष्पाणी का अर्थ क्या निकल रहा है? या तो फूल को का अर्थ निकल रहा होगा या फूल अर्थ निकल रहा होगा। तो क्या ये सही होगा कि फूलों, अब एक भी नहीं है, बहुत सारे फूल। अब हम जैसे इसको हिंदी में बनाए तो क्या सही अर्थ निकल रहा है? बहुत सारे फूल भौरे गुंजायमान कर रहे हैं, सही निकला अर्थ। बहुत सारे फूलों को भ्रमर गुंजायमान कर रहे हैं, सही निकला? नहीं। पुष्पाणाम, फूलों का की के अर्थ निकले,
फूलों का भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, फूलों के कर रहे हैं, फूलों की कर रहे हैं, अर्थ निकला क्या सही? नहीं कर रहा। फूलों में कर रहे हैं या फूलों पर, तो ये सही बात पकड़ी, क्योंकि यहाँ थी प्रथमा या द्वितीय, तो ना तो ने का अर्थ सही निकला ना को का अर्थ सही निकला, हमने अपने वाक्य में लगा के देख लिया। यहाँ पे नाम लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति, तो ना तो काकी के का अर्थ सही बैठा, नहीं हुआ। तो हमने कहा पुष्पेशु, जब सप्तमी विभक्ति देखी तो जिसका अर्थ निकल रहा है कि फूल, और वो भी अगर पुष्पे होता तो इसका अर्थ निकलता फूल पर, ठीक है। लेकिन पुष्पेशु सप्तमी का बहुवचन, यानी फूल एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो कहेंगे फूलों पर। शु लग जाने से फूल एक नहीं बहुत सारे हो गए, बोले फूलों पर भ्रमर गुंजंती, यानी गुंजार कर रहे हैं, तो ये सही उत्तर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सही बनेगा। अब लिखा है मार्गे चलंती, मार्ग पर, मार्ग शब्द अकारांत है, एक ही मात्रा है सप्तमी विभक्ति से। मार्गे चलंती, मार्ग पर चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? वाहनम, वाहन चल रहे हैं, ठीक है। अब एक वाहन, अब देखिए चलंती बहुत सारे हैं, और वाहन शब्द मां हलंत लगने से केवल एक वचन बन रहा है, और क्रिया कह रही है कि बहुवचन आना चाहिए। वाहने, वाहन पर, मार्ग पर वाहन पर चल रहे हैं, सही उत्तर बन रहा है? नहीं। वाहनानी, यानी बहुत सारे वाहन, तो ये सही उत्तर आया कि नहीं आया? कि मार्ग पर बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, तो वाहन शब्द कैसा है हमारा? पुल्लिंग नपुंसकलिंगवाची है। रूप कैसे बनेंगे? फल जैसे बनेंगे। फलम फले फलानी, तो फलम का अर्थ या वाहनम का अर्थ तो एक वाहन हो रहा था, और चलंती क्रिया कह रही थी कि एक की बात नहीं हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है। ती नहीं लगा है, तह नहीं लगा है, अंति लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक वचन ना लगा कि हम वाहनानी शब्द को सही करेंगे। वाहनम, वाहने, वाहनानी, एक वाहन, दो वाहन या बहुत सारे वाहन। एक बार और देखिए, एक चीज और समझिए, एक ही मात्रा नपुंसकलिंग शब्दों में 3 जगह आती है। कहाँ कहाँ आती है? जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वाहनम वाहने वाहनानी, वाहनम वाहने वाहनानी। तो एक तो ये प्रथमा में और द्वितीया में भी आती है, और सप्तमी में भी आती है। सप्तमी में भी आप देखोगे तो वाहन शब्द हमारा क्या बनेगा? वाहने, क्या बन जाएगा? वाहने, एक ही मात्रा आ जाएगी उसमें। तो मैं पर का अर्थ भी लगा रहे थे तब भी सही नहीं आ रहा था, दो बला लगा रहे थे तब भी सही नहीं आ रहा था, क्योंकि क्रिया ने कहा कि बहुवचन वाला लगाओ, तो हमने बहुवचन वाला वाहनानी शब्द सही कर दिया। चलिए आगे लिखा है कृषकाः, यानी किसान, कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करते हैं। कहाँ करते हैं? बहुत सारे खेत काम करते हैं, बहुत सारे किसान, अब कृषक एक नहीं बहुत सारे कृषक, क्योंकि कृषक शब्द का बहुवचन का रूप लिखा है। कृषकाः क्षेत्राणि कार्यम कुर्वन्ति, कृषक बहुत सारे खेतों को या बहुत सारे खेत काम करते हैं। सही उत्तर निकला क्या? क्षेत्रम, अब क्षेत्र का अर्थ या खेत, खेत या खेत को, किसान खेत या खेत को काम करते हैं। सही है? नहीं, क्योंकि क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, ये दोनों प्रथमा और द्वितीया के रूप हैं, अर्थात ना तो इनमें ने का अर्थ सही लग रहा है, ना ये संज्ञा के रूप में सही लग रहे हैं, ना ही को के अर्थ के साथ सही लग रहे हैं। अब देखते हैं क्षेत्रेषु, तो क्षेत्र में लगी सप्तमी विभक्ति, तो मैं पर का अर्थ निकल आया, और वो भी खेत हो गए बहुवचन में, तो अर्थ निकला कि खेतों में। तो क्या अर्थ सही बन रहा है? बिल्कुल सही बन रहा है कि कृषक खेतों में काम कर रहे हैं। देखिए, हर एक शब्द का अर्थ अंदाज से नहीं लगाना है कि हमें सही लग रहा था इसलिए लगा दिया, नहीं, कि बिल्कुल एक अच्छा लग रहा था, ये इसमें सही बैठ रहा था इसलिए इसको लगा दिया। अंदाज से नहीं लगाइए, समझ के लगाइए, अर्थ जो समझ के लगाइए, अंदाज से नहीं करना है। कई बार कहते हैं ये ही सही लग रहा था, इसी को हम लगा के आ जाते हैं, टिक, और हो गया गलत। ठीक है, आगे लिखा है देवालयेषु। जब शब्दों को शब्द रूप पढ़ेंगे ना तो विभक्ति से उनका अर्थ समझ में आएगा। अब जैसे हमने कहा देवालय, देवालय किसको कहते हैं? देव का आलय, जहाँ भगवान रहते हैं, उनका घर, ठीक है। भगवान का घर क्या होता है? मंदिर। अब उसमें मंदिर शब्द में येषु लगा हुआ है, यानी सप्तमी का बहुवचन का रूप बन गया ये देवालय शब्द। अर्थ क्या निकला? देवालयों में, यानी मंदिरों में। घंटनाद, घंटनाद,
अब घंटनाद शब्द कैसा है, अकारांत एक वचन जैसा है, बालकः जैसा है, तो इसके साथ में क्रिया कौन सी आएगी, भवती भवता भवंती। एक वचन की आएगी, द्वि की आएगी या बहुवचन की, तो उत्तर आएगा एक वचन वाली क्रिया। तो हम कहेंगे देवालयेषु घंटनादः भवति। ठीक है, चलिए आगे लिखा है वयम यानी हम सभी, विमानेन विमान के द्वारा, गमिष्यामः जाएंगे, हम सब विमान के द्वारा जाएंगे। कहाँ, विदेश, विदेश जाएंगे। अब विदेश शब्द तो सीधा कैसा लिख दिया, बिना विभक्ति का लिख दिया। भाई देश शब्द है, कैसा बनेगा, देशम जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने तो सीधा सीधा लिख दिया। कोई बात नहीं, तो फिर विभक्ति नहीं है तो हम कहीं ले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्ता हमारे पास है, क्रिया हमारे पास है, करण हमारे पास सहायक दिया हुआ है। तो जाने की बात हो रही है, तो कहाँ जाने की बात, तो ये कर्म बन रहा है, बन रहा कि नहीं, कर्म नहीं है इसमें। तो विदेश के द्वारा जाएंगे तो ये सही बन रहा है, नहीं बन रहा। भाई कर्म जो हमारा होता है वो कैसा होता है, द्वितीय विभक्ति में होता है। तो जो को का अर्थ अपने साथ में लेके बैठा हो, तो हम कहेंगे वयम यानी हम विमान के द्वारा विदेश को जाएंगे। तो जाने के द्वारा कहाँ जाना चाह रहे हैं, विदेश को, तो वो बन गया कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता का जो ईप्सित होता है वो कर्म कहलाता है, और कर्मणि द्वितीया, तो द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, इसलिए हमने विदेश शब्द बिना विभक्ति वाला सही नहीं किया, विदेशम विभक्ति युक्त शब्द को सही करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है। आगे चलते हैं, देखिए उत्तर लिख लीजिए। अब लिखा है अधोदत्तम गद्यांशम पठत प्रश्नानां च उत्तरत। अधोदत्त, अधो यानी नीचे, दत्त यानी दिए हुए, गद्यांश को पढ़ करके और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को क्या करना है, आप उत्तर कीजिए उनका, प्रश्नों का। चलिए कर लेंगे, पहले गद्यांश को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये पुष्पोत्सव जो हमारा पाठ है, इस पुष्पोत्सव का अर्थ है पुष्प का उत्सव। पुष्प का उत्सव यानी फूलों का उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है, अक्टूबर मास में मनाया जाता है। कहाँ पर, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में मनाया जाता है। इसको अपन ने पढ़ा, पाठ को पढ़ा था कि वहाँ पर जो मुख्य आकर्षण होता है वो कौन सा होता है, वहाँ पे जो फूलों के पंखे बनते हैं, फूलों के पुष्प व्यजनानी जो होते हैं, यानी फूलों के बने हुए जो पंखे होते हैं, वो वहाँ का मुख्य आकर्षण होता है। ये हमने पढ़ा पूरा। तो इसमें भी अभी यही बात है कि एक छोटा सा गद्यांश दे दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि प्रश्नोत्तर पूछना है तो हम सीधे किताब उठाएं, अभ्यास के प्रश्नोत्तर दे दें, नहीं, गद्यांश दिया जाता है और उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और उसी से फिर प्रश्नों के उत्तर हम दे देंगे। आगे लिखा है देहल्याह यानी देलही के। देहल्या किसको कहा जाता है, दिल्ली का नाम। दिल्ली को क्या कहते हैं संस्कृत में, देहल्याह। अब देहली हो गया शब्द, कहते तो है देहली, लेकिन उसमें याह जो है वो षष्ठी विभक्ति से आ गया। अर्थ क्या निकल आया, देहली के मेहरौली क्षेत्र सप्तमी विभक्ति युक्त बना, मैं का अर्थ निकला है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे यानी अक्टूबर के मास में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है, पुष्पोत्सव का। किसका आयोजन होता है, पुष्पोत्सव का। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, क्योंकि इस अवसर में या पर का अर्थ जोड़ेंगे, क्योंकि अवसर शब्द में क्या लगी है, सप्तमी। अस्मिन में भी सप्तमी लगी है, लेकिन जब हम कह रहे थे कि इस अवसर पर, इस अवसर पर हमें कहना था, तो यहाँ पे हमें इदम या अयम शब्द के जो भी हमारा यहाँ पे बनेगा रूप, उसको भी हम, जैसे अवसर में सप्तमी लगी हुई है तो इस शब्द को भी हम सप्तमी विभक्ति युक्त अस्मिन ही बनाएंगे। भाई जैसा हमारा कर्ता होता है या जैसी हमारी संज्ञा होती है उसका विशेषण उसी विभक्ति का बनता है। हम ये नहीं कहेंगे इसमें, इस पर, अवसर पर, बार बार नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इस अवसर पर, एक ही साथ में बताएंगे। लेकिन ये जो अवसर के साथ में इस है वो इसकी विशेषता, बोले किस अवसर, बोले इस अवसर पर, तो ये क्या हुई, विशेषता हुई, इसीलिए ये समान विभक्ति के बने हुए हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि इसी से जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए अस्मिन अवसरे अनयो पदयो, यानी अस्मिन और अवसर ये जो तो दो पद दिए हुए हैं, अस्मिन वाक्य
इन दोनों पद में अनयो पदयो विशेषणम पदम किम, इसमें बताओ विशेषण कौन सा है, तो अब आप कहेंगे अस्मिन शब्द विशेषण है। आपसे पूछा जा सकता है कि अनयो पदयो यानी इन दोनों पदों में विशेष्य पदम किम, तब आप कहेंगे अवसरी। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि भाई दोनों में समान विभक्ति, जब दो पदों में समान विभक्ति दिखे समझ जाना कि एक शब्द की दूसरी शब्द विशेषता बता रहा है। आगे क्या लिखा है, अस्मिन अवसरे इस अवसर पर, तत्र यानी वहां पर, बहुविधानी पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं, बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। परम लेकिन प्रमुखम आकर्षणम, लेकिन प्रमुख आकर्षण तो अस्ति, प्रमुख आकर्षण तो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, पुष्पों से निर्मित व्यजनानि यानी पंखे, व्यजन किसको कहते हैं, पंखे को, और व्यजनानि यानी बहुत सारे पंखे, व्यजनम नहीं है व्यजनानि लिखा हुआ है, अर्थात ये पुष्यानि लिखा है, इसको पुष्पाणि कर लेते हैं अपन, ऐसे पुष्पाणि, ठीक है। परम का अर्थ क्या होता है, लेकिन ये एक अव्यय पद है। प्रमुखम आकर्षणम, लेकिन कैसा आकर्षण, बोले प्रमुख आकर्षण, देखिए फिर से दोनों में एक जैसी विभक्ति, अर्थात ये क्या हो गया, विशेषण में विशेष हो गया। कैसा आकर्षण, बोले प्रमुख आकर्षण, तो आकर्षण जैसा ही प्रमुख बन गया। ऐसे ही देखिए पुष्पाणि, कौन से, बहुविधानी, बहुत सारे, तो ये भी विशेषण विशेष्य बन गए। पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, बोले व्यजनानि पंखी, कैसे पंखे, बोले पुष्प निर्मित, पुष्पों से निर्मित, तो ये भी विशेषण विशेष्य बन गए, ठीक है ना। क्योंकि भाई इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर होते हैं, ये हमारा क्या है, हम जो चीजें बता रहे हैं ये आपकी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हमारे बनेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, लिखा है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है, कदा का अर्थ होता है कब, और भाई जब आपके सामने कदा लिखा हुआ हो तो उसके उत्तर को आप सप्तमी विभक्ति में ढूंढना, कि ये जो वाक्य हमें मिल रहा है आयोजन वाला, उस वाक्य में सप्तमी विभक्ति का कौन सा हमारा शब्द लिखा हुआ है। तो जरा देखिए यहाँ पे आयोजनम भवति, आयोजनम भवति लिखा है, पुष्पोत्सव नहीं लिखा, तो अस्य तो लिखा है उसी की जगह पे, तो इसमें बताइए सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द कौन सा है। तो आप कहेंगे एक तो मेहरौली क्षेत्र भी है और एक अक्टूबर मास है। समझिए कदा का अर्थ होता है कब, कदा का अर्थ क्या होता है, कब। तो जब इसका उत्तर आएगा तो वो निश्चित ही किसी समय का ज्ञान करवा रहा होगा, भले ही सप्तमी, समय बताने के लिए भी सप्तमी का प्रयोग होता है और स्थान बताने के लिए भी सप्तमी का होता है। ऐसे ही एक हमारा जब आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द कुत्र, तब जिसका अर्थ होता है कहाँ, ठीक है। तो कहाँ पूछा जाएगा तो निश्चित ही स्थान आएगा। तो ध्यान कीजिएगा कि जब आपसे प्रश्न में कदा लिखा हुआ हो तो सप्तमी विभक्ति युक्त समय को ढूंढना आप, ठीक है। प्राचीन काले, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अस्मिन काले, इस काल में, प्राचीन काले, प्राचीन काल में, तो में का अर्थ समय जो बता रहा होगा वो कदा का उत्तर बनेगा, और स्थान में जहां पे सप्तमी लगी होगी वो कुत्र का अर्थ बनेगा। तो यहाँ दो चीजों में लगी थी, मेहरौली क्षेत्र यानी मेहरौली का क्षेत्र में, और अक्टूबर माह से, इनमें भी सप्तमी लगी हुई थी। तो बताइए कौन सी वाली उठाओगे, बोले स्थान वाली या समय वाली, आप उठाओगे समय वाली, क्योंकि कदा आया है प्रश्न में। तो उत्तर छांटना हम आपको सिखा रहे हैं कि भाई उत्तर कैसे छांटे जाते हैं, ठीक है ना, रटना नहीं है, हमें सीखना है। तो कदा के स्थान पे हमेशा समयवाचक शब्द को उठाना। उत्तर हमारा बन गया अक्टूबर माह से, ठीक है, अक्टूबर माह से लिख दिया। इसी को अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है कि आप लिखिए पुष्पोत्सवस्य आयोजनम, कदा के स्थान पे लिख दीजिए अक्टूबर माह से भवती, आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर बन जाएगा। कितना किया, कदा के स्थान पे इसको लिख दिया, बाकी पूरा हमने वाक्य अपना ऊपर प्रश्न में से उठा लिया, उत्तर हो गया, ठीक है। आगे लिखा है अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, बहुविधानी कानि दृश्यन्ति। अब कानि शब्द पूछिए भाई कहाँ से आए हो, कानि कहेगा हम तो किम के शब्द रूपों से आए हैं, जो कि प्रथमा विभक्ति या द्वितीया की विभक्ति के बहुवचन में बनाया जाता है। अर्थात अगर हम किसी नपुंसक लिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति के रूप देखें तो
एक, द्वे और बहुवचन सारे वचन एक जैसे बनते हैं। प्रथमा विभक्ति में नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप क्या बनता है? फलम फले फलानी, और द्वितीय में भी बनता है फलम फले फलानी। अर्थात ये जो किम शब्द है ये भी ऐसा ही बना होगा कि किम के कानी, किम के कानी। तो भाई जब उत्तर भी हमें बता रहा है कि ऐसा उत्तर मिलना चाहिए जिसमें आनी लगा हुआ हो, तो हम ढूंढ लेंगे भाई आनी कौन सा है, कि बहुविधानी, बहुत प्रकार के क्या दिखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या दिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे बहुविधानी दृश्यन्ते, कौन? पुष्पाणि, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, या प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। कानी की जगह पुष्पाणि। किम के शब्द रूपों को पहचानिए, आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे बनेगा? पुष्पोत्सव, पुष्प, देखिए फिर अब आगे जो हम बताना चाह रहे थे आपको, कदा और कुत्र का अंतर। दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन कदा के स्थान पे समय आता है और कुत्र के स्थान पे स्थान आता है। पुष्पोत्सवस्य यानी पुष्पोत्सव का आयोजनम कुत्र भवति, कहाँ होता है? तो अब हमारा आया मेहरौली क्षेत्र की बात, तो अब हम लिखेंगे कि दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में। अच्छा, देहल्या में हमने षष्ठी लगी थी, फिर भी इसको क्यों उठाया? क्योंकि मेहरौली क्षेत्र में ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ का है, तो इसके साथ वाली लिंक थी तो इसको भी साथ में दे दिया। क्योंकि अब पूर्ण वाक्य की उत्तर है तो हम पूरा आराम से लिख सकते हैं कि पुष्पोत्सवस्य आयोजनम देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे भवति, और आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको उत्तर देने हैं, गद्यांश में से छांट के प्रश्नवाचक शब्द को पकड़ना है और फिर ढूंढ के लिख देना है, ठीक है। आगे लिखा है अत्र प्रमुख आकर्षणम किम, यहाँ का प्रमुख आकर्षण क्या है? तो देखिए हमारे गद्यांश में ही दे रखा है कि यहाँ का प्रमुख आकर्षण तो क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, तो आपका ये उत्तर बन जाएगा। अब पूर्ण वाक्य में है, सो अब आपको एक पद ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप पूरा वाक्य उठा के लिख दीजिए, उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से ये आपका पूर्ण वाक्य का उत्तर बन जाएगा। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, जिसमें लिखा है भाषिक कार्य। अब भाषा से जुड़े हुए कार्य कौन कौन से आए हैं? जैसे लिखा है यथा निर्देशम रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब देखिए अवसर शब्द में एक ही मात्रा है, अर्थात सप्तमी विभक्ति लगी है, तो इसका आपको द्विवचन और बहुवचन का रूप बनाना है। तो क्या बनेगा? अवसरे, अवसरयो और अवसरेषु। क्योंकि अवसर शब्द अकारांत बन रहा है तो फल जैसे रूप बना लीजिए, चाहे बालक जैसे। तृतीया से सप्तमी तक तो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग एक जैसे होते हैं, तो अवसर क्या बन जाएगा? अवसरे, अवसरयो, अवसरेषु। उत्सव में क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति, तो क्या अर्थ बनेगा? षष्ठी का एक वचन है तो द्विवचन बहुवचन बना लीजिए। उत्सवस्य, उत्सवयोः और उत्सवानाम, ठीक है। अब पुष्पाणि है तो क्या रूप बनेगा? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो इस तरह से ये आपके पूरी तालिका पूरी हो जाएगी, ठीक है। शब्द रूप बार बार इसीलिए बोला जा रहा है। चलिए इसमें विलोम पद बताइए। अत्र का तत्र आया है, अत्र यानी यहाँ, तो इसका उल्टा शब्द गद्यांश में कहाँ था? तत्र, तो तत्र हमारा विलोम पद बन गया। चलिए परस्पर मेलनम कृत्वा, परस्पर मेलन कीजिए। अब यहाँ देखिए अस्मिन यानी इस, अब इसके साथ में कौन सा शब्द सही जुड़ रहा है? इस आकर्षण को जुड़ रहा है क्या? बहुविधानी व्यजनानी हो रहा है, बहुत प्रकार के पंखे आ रहा है, प्रमुख पुष्पाणि आ रहे हैं, या पुष्प निर्मितानी अवसरे आ रहा है, क्या ये सही है? देखिए ध्यान कीजिए, यहाँ पे जो हम विशेषण विशेषी की बात कर रहे थे ये तालिका उसी की है, जिसमें कि आपको देखना है कि कौन सा शब्द किस विभक्ति का है और जोड़ियां कहाँ सही बन रही हैं, कौन से दो शब्द साथ में आए समान विभक्ति वाले। तो अस्मिन में सप्तमी है, अस्मिन में सप्तमी है, तो यहाँ देखिए अवसरे में सप्तमी है, तो इसकी जोड़ी ये बना रहा है। बहुविधानी शब्द और पुष्प निर्मितानी दोनों में ही फलानी जैसे रूप बन रहे हैं, जैसे प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन बनता है। तो व्यजनानी और पुष्पाणी ये दोनों ठीक बन रहे हैं, लेकिन गद्यांश में किस किसका जोड़ी साथ में है कि प्रमुख नहीं, अभी अपन बहुविधानी की बात करें तो बहुविधानी पुष्पाणी के लिए आया है और पुष्प निर्मितानी व्यजनानी के लिए आया है। अब प्रमुखम और आकर्षणम इनमें भी समान विभक्ति है, प्रथमा द्वितीया जैसी समान है।
तो इस तरह से आपको समान विभक्ति देख के जोड़ियां बनानी है। तो ये आपकी जोड़ी बनेगी कि अस्मिन अवसरे बहुविधानि पुष्पाणि प्रमुखम आकर्षणम और पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। मंजूषायाः सहायतया यानी मंजूषा की सहायता के द्वारा गद्यांशम पूरयत। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तो उत्तर भी तुरंत मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, मंजूषायाः। अब ये जो याह लगा रहता है वो कहाँ आता है, किस शब्दों की विभक्ति में आता है? तो आप कहेंगे, आप जब भी आकारांत शब्दों को देखेंगे, लता जैसे रूप देखेंगे, बालिका जैसे देखेंगे, तो उसकी षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बनता है हमारा लतायाह, तो ये बन गया मंजूषायाह। और सहायता, सहायता शब्द भी आकारांत है, तो तृतीया विभक्ति में जब आप उसका रूप देखेंगे तो बनता है लतया, यानी तो सहायता बन गया सहायतया। देखिए एक में षष्ठी लगी है, एक में तृतीया लगी है। अब षष्ठी है तो काकी के का अर्थ जोड़ा हमने कि मंजूषा की, और सहायता से या के द्वारा तृतीया विभक्ति का चिन्ह जोड़ दिया। जब हम विभक्ति का चिन्ह जोड़ना शुरू कर देते हैं, समझने लगते हैं, तो अर्थ हमारा स्पष्ट होने लगता है। मंजूषा की सहायता से गद्यांशम पूरयत, गद्यांश को पूर्ण कीजिए। द्वितीय विभक्ति थी इसलिए हमने को का अर्थ जोड़ दिया उसमें। ठीक है, अब देखिए लिखा है अयम यानी यह, दिव कहते हैं दिव, दिवस त्रयम। अब दिवस को, दिव शब्द को हमने दिवस कहा तो भाई दिवस हमारा शब्द तीन ठीक निकला है। दिवस का अर्थ क्या होता है, दिन। त्रयम यानी तीन। यह 3 दिन यावत प्रचलति, जब तक चलता है, या तब तक, यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक, अर्थ निकला यह 3 दिवस जब तक चलता है। अब 3 दिवस जब तक चलता है तो क्या चलता है, क्रीड़ा, खेल चलती है। अब ये प्रचलति कह रहा है कि जो भी शब्द आने वाला है वो कैसा होना चाहिए, एक वचन का होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन होना चाहिए। जनान में है क्या, बोले इसमें प्रथमा विभक्ति तो है लेकिन बहुवचन है, इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लगा है। प्रचलति तो क्रिया ही हो गई, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है दिवसेषु। तो उत्सवः जो शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन का बन रहा है, अर्थात अयम उत्सवः, यह उत्सव। क्योंकि अब अर्थ भी तो ये निकल रहा है कि यह 3 दिवस जब तक चलता है, तो क्या चलता है, खेल चलता है, लोग चलते हैं, दिवसों में चलते हैं, या उत्सव चलता है। तो हमारा सही उत्तर क्या बन रहा है, उत्सवः। अयम उत्सवः दिवसत्रयम यावत प्रचलति, यह उत्सव 3 दिन जब तक चलता है। एतेषु, एतेषु, अब देखिए एतेषु जो शब्द है, देखिए हमेशा यहाँ देखिए जो शब्द हैं वो कैसे आ रहे हैं, विशेषण विशेषण जैसे। अयम यहाँ पर हमारे पास क्या थी, प्रथमा विभक्ति एक वचन का था, तो उत्सव भी हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का मिला। एतेषु में देखिए एतत् शब्द की सप्तमी का बहुवचन है, तो यहाँ पे जो अगला शब्द आने वाला है उनमें, तो यहाँ पर भी देखिएगा इनमें या उनमें का, इनमें का जो अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन वाला दिवसेषु शब्द हमारा सही होगा। जैसा विशेष, जैसा हमारी संज्ञा शब्द होती है वैसा ही उसका विशेषण बनाया जाता है। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, अब ये सही अर्थ निकला कि नहीं। अब देखते जाइए जो शब्द आपका रिक्त स्थान के पहले लिखा है उसमें कौन सी विभक्ति है, आपका उत्तर भी मिल जाएगा। विविधः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्रीडाः। ठीक है, मल्ल युद्धम चा अपि, मल्ल युद्ध और मल्ल युद्ध भी। अब पूर्ण विराम खत्म हो रहा है, कोई वाक्य खत्म हो रहा है तो अंत में क्रिया आती है जब पूरा वाक्य खत्म हो जाता है, तो प्रचलति हम यहाँ पर क्रिया लिख देंगे। ठीक है, यानी चलती है। अर्थ क्या निकला, अयम उत्सवः, यह उत्सव। यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन था तो इसीलिए उत्सव हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला ही लगाया। सभी यहाँ पे देखिए एक दूसरे के विशेषण विशेष्य बन रहे हैं, इसीलिए उनमें समान विभक्ति आपको दिखाई दे रही है। दिवस त्रयम 3 दिन तक जब तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, इन दिनों में पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना। विविधा क्रीड़ा, बहुत तरह के खेल। चा अपि, और, च का अर्थ पहले क्या कहा हमने, और अपि बाहर निकाला तो अपि का अर्थ क्या निकला, भी।
और मल्ल युद्ध भी, यानी मल्ल युद्ध किसको कहते हैं? कुश्ती को। और कुश्ती भी प्रचलती यानी चलती है। चापी शब्द किससे मिलकर बना है? च और अपी शब्द से। च का अर्थ होता है और, अपी का अर्थ होता है भी। और मल्ल युद्ध भी चलता है। विगतेभ्यः वर्षेभ्यः, विगत 200 वर्षेभ्यः। अब देखिए विगत किन वर्षों से? बोले वर्षेभ्यः। एभ्य कहाँ आता है? चतुर्थी या पंचमी के बहुवचन में। चतुर्थी विभक्ति के लिए का अर्थ बताती है और पंचमी विभक्ति से का अर्थ बताती है। तो यहाँ पे के लिए का अर्थ, अब 200 का अर्थ क्या मतलब हुआ? शत का अर्थ क्या हुआ? 100। 100 में 2 जोड़ो तो क्या हो गए? 2 गुना 200 क्या बन जाता है? 200। क्या हो जाएगा? 200 यानी 200। वर्षेभ्यः वर्षों से, विगते यानी बीते हुए 200 वर्षों से। पुष्पोत्सव क्या होता है? बोले जनान आनंदयति। किसको आनंदित? पुष्पोत्सव आनंदयति, आनंदित करता है। किसको? तो हम कहेंगे जनान, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं आनंदयति, आनंदित करता है। तो कर्म का भाव यहाँ पे छुपा हुआ है कि किसको आनंदित करता है? कहेंगे जनों को। तो यहाँ पे जनान शब्द हम सही कर देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से ये हो जाता है हमारा उत्तर पूरा। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, जिसमें लिखा है कोष्ठक दत्त शब्दे, यानी कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचिताम विभक्ति प्रयोज्य, उचित विभक्ति को प्रयोग करके वाक्यानि पूर्यत, आप वाक्यों को पूर्ण कीजिए। कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उनमें उचित विभक्ति लगाओ एक वचन की। कौन सी लगानी है? एक वचन की। ये भी दिखा दिया गया है, लेकिन अब विभक्ति आनी कौन सी है ये हम अर्थ से समझे, है ना। क्या लिखा हुआ है कि तरण ताल को एक वचन में बनाओ, लेकिन एक वचन तो भाई हमारे पास कितनी विभक्तियों में बनता है? 7 विभक्तियों में बनता है। 1 2 3 4 5 6 7, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। भाई तरण ताल अगर कोई शब्द है वो एक वचन में अपने 7 रूप बनाएगा, तो अब उनमें से हम किसका एक वचन बनाए? प्रथमा का एक वचन बनाए, द्वितीय का एक वचन बनाए। तो ये हमने इसलिए इधर सब चीज स्पष्ट कर देते तो आप अर्थ ढूंढते ही नहीं। अब यहाँ पे आप सोचिए, अगर हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तरण ताल को क्या कहा जाता है? स्विमिंग पूल। तरण यानी तैरना, ठीक है। और ताल, जिस ताल में तैरा जाए उसको तरण ताल कहते हैं। समझ गए? अब हमें ये देखना है कि तरण ताल शब्द में अगर हम हिंदी में अगर किसी बात को बोल रहे होते तो हम क्या विभक्ति का चिन्ह प्रयोग करते? अब 7 विभक्तियों के चिन्ह हमारे पास, ने है, को है, के लिए है, से के द्वारा, अपनी 7 विभक्ति के सारे चिन्ह है अपने पास। अब बताइए, जैसे पहला हमारा जो रिक्त स्थान लिखा हुआ है, कह रहा है बालकाह तरंती, यानी बालक तैरते हैं। अब तरणताल ने तैरते हैं, बालक तरणताल ने तैरते हैं। सही अर्थ निकला क्या? नहीं निकला। चलिए द्वितीय विभक्ति का को का चिन्ह जोड़ के देख लेते हैं कि बालक तरणताल को तैरते हैं। सही निकला? नहीं हुआ। बालक तरणताल से तैरते हैं, के द्वारा तैरते हैं, से या के द्वारा का अर्थ निकल रहा है। तो चलिए तृतीय विभक्ति भी नहीं लगा सकते हैं। बालक यानी लड़के तरणताल के लिए तैरते हैं, स्विमिंग पूल के लिए तैरते हैं। गलत। चलिए से अलग होने वाला भाव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उसी के अंदर जाके तैरते हैं, उसमें अलग तो होते ही नहीं है। तो बालक तरणताल से तैरते हैं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। बालक तरणताल के तैरते हैं, बालक तरणताल का तैरते हैं, बालक तरणताल की तैरते हैं। सही लगा क्या? नहीं आया। अर्थात प्रथमा से षष्ठी तक का कोई चिन्ह इसके साथ में सटीक नहीं बैठ रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है। तो अब हम सप्तमी का चिन्ह लगा के देखेंगे कि बालक तरणताल में तैरते हैं, कहेंगे सही। पकड़ में आ गया कि मैं पर लगा दीजिए, मैं पर सप्तमी विभक्ति से आता है। तो तरण ताल, जैसे ताल अकारांत शब्द है तो वही फल जैसे रूप, तो तरण ताल हमारा क्या बन जाएगा? तरण ताले। ठीक है, सप्तमी विभक्ति लगा दी। और एक वचन लगाना था क्योंकि एक तरण ताल की बात हो रही है। अगर यहाँ बहुत सारे, अगर ऐसी बात हो रही होती कि लड़के बहुत सारे तरण तालों में तैरते हैं, तब यहाँ पे ये एक वचन की जगह अगर 2 तरण ताल होते तो द्विवचन लिख दिया जाता, तो हम कहते तरण तालयोः, द्विवचन का रूप बना देते। और यहीं पे अगर अब बहुवचन लिखा हुआ होता कि बालक तरण तालों में तैरते हैं, बालक स्विमिंग पूल्स में तैरते हैं,
है ना, तो हम कहेंगे तरणतालेषु, तो सप्तमी का बहुवचन लग जाएगा। भाई विभक्ति में पर का ही अर्थ बता रही है, चाहे सप्तमी विभक्ति का लिखा हुआ हो तरणताले, इसका भी अर्थ में ही निकल रहा है। द्वितीय विभक्ति का इसका रूप, सप्तमी का जो द्विवचन का अगर रूप देखा जाए तो जिसमें बन रहा है तरणतालयोः, तरणतालयोः, तब भी इसमें में पर का अर्थ निकल रहा है। और यहाँ पे भी कहेंगे तरणतालेषु, तो यहाँ पर भी में पर का अर्थ निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्थ कुछ बदला हो। तरणताले यानी तरणताल में, तरणतालयोः दो तरण, लेकिन यहाँ पे सभी का अर्थ में ही है कि तरणताल में, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ, बोले यहाँ जो स्विमिंग पूल है, यहाँ जो तरणताल है वो संख्या में एक है, इसीलिए एक वचन की। अगर वही तरणताल संख्या में दो हो जाए तो द्विवचन का रूप, और अगर दो से अधिक है तब फिर हम कहेंगे बहुत सारे तरणताल हैं, ये दो से अधिक हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कितने भी हैं, तो फिर यहाँ पे में पर का अर्थ बताने के लिए बहुवचन वाली विभक्ति लगाई जाती है। समझ गए? तो इस तरह से हमने कहा कि तरणताल में एक वचन की विभक्ति लगानी थी, तो हमने यहाँ लिख दिया तरणताले। अर्थ क्या निकला? लड़के तरणताल में तैरते हैं। ठीक है, अब देखिए मयूराह, मयूर किसको कहते हैं? मोर को कहते हैं। बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन बन गया, तो क्या हो गया? मयूराह नृत्यन्ति, मयूराह नृत्यन्ति यानी मयूर नाचते हैं। अब कहाँ नाचते हैं? उपवन ने नाचते हैं। उपवन किसको कहते हैं? भाई वन के पास में उपवन, वन एक तरह से क्या होता है? वन तो हो गया जंगल, उपवन एक तरह का उद्यान जैसा, यानी छोटा वन। ठीक है, छोटा सा वन मान लीजिए, उसको हम अपना उपवन कह देते हैं। उद्यान को भी कई बार उपवन के श्रेणी में ही रखा जाता है, जो पार्क कहते हैं ना। ठीक है, तो अब कहा कि मयूर उपवन में न, अब देखिए हमने मैं नहीं बोला, हमने कहा कि मयूर यानी मोर उपवन को नाचते हैं। सही हुआ क्या अर्थ? नहीं। मयूर उपवन के द्वारा नाचते हैं, सही लग रहा है अर्थ? नहीं। मयूर उपवन के लिए नाचते हैं, तो सही हुआ क्या अर्थ? नहीं हुआ। फिर हमने कहा मयूर उपवन का, की के का अर्थ लगा के देखो, मयूर उपवन का नाचते हैं, मयूर उपवन के नाचते हैं, मयूर उपवन की नाचते हैं, तो क्या सही निकला? नहीं निकला। फिर हमने कहा मयूर उपवन में नाचते हैं, तो देखिए सही अर्थ निकला कि नहीं? तो अब हम उपवन शब्द में क्या करेंगे? कौन सी सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि में पर का अर्थ सही हो रहा है और एक की बात हो रही है, तो उपवन में एक वचन वाली विभक्ति लगा देंगे सप्तमी। ठीक है, अब आगे देखिए, ऐसे ही कमलानी शोभन्ते, यानी कमल एक नहीं बहुत सारे हैं, बहुत सारे कमल शोभन्ते शोभायमान हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। अब कहाँ कहेंगे? सरोवर का, सरोवर का कमल, सरोवर की कमलानी शोभन्ते, सरोवर की कमल शोभन्ते शोभा पा रहे हैं, कमलानी शोभन्ते, तो भाई कहेंगे हम यहाँ पे क्या का की का भी अर्थ सही निकल रहा है, यानी सरोवर के कमल शोभा पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन चलिए अभी षष्ठी हम लगा देते हैं और बहुवचन वाली, तो ये क्या हो जाएगा? सरोवरा नाम। एक तो ये सही भी अर्थ आ रहा है इसमें, अपन से के द्वारा के लिए तो अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा था कि सरोवर को कमल शोभा पा रहे हैं, गलत हो रहा था। सरोवर के लिए कमल शोभा पा रहे हैं, ये भी कहीं सही अर्थ नहीं निकल रहा है। से भी लगा के देख लिया, नहीं आ रहा। अच्छा, सरोवरों के कमल शोभा पा रहे हैं। अब सरोवरों के कमल शोभा पा रहे हैं, तो चलो ये तो थोड़ा सा सटीक बैठ रहा है, तो हम इसमें षष्ठी का बहुवचन लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी एक और अगर हम सप्तमी विभक्ति में पर का अर्थ जोड़ें तो और ज्यादा, कि सरोवरों में कमल शोभा पा रहे हैं, तो सरोवरों के के अर्थ से ज्यादा सही हमारा में पर का अर्थ हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि सरोवरेषु, यानी सरोवरों में, क्योंकि सरोवर में हमें बहुवचन वाली विभक्ति लगानी है, तो षष्ठी लगाएंगे तो सरोवरा नाम लगाएंगे, और सरोवर में सप्तमी लगाएंगे तो बहुवचन में वही रूप बनेगा सरोवरेषु।
ठीक है, यानी दो इसके अर्थ हमारे सटीक हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सटीक है वो सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द दिखाई दे रहा है कि सरोवर में कमल शोभा पा रहे हैं, सरोवरों में तालाबों में कमल शोभा पा रहे हैं, तो ये सही हो गया। तो हम इसमें का की जगह पे हम कौन सी सप्तमी विभक्ति प्रयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा सरोवरेषु कमलानि शोभन्ते। आगे लिखा है वानरः कूर्दिति, कूर्दति, यहाँ पे कूर्दति कर दीजिए, यहाँ से ही बड़ी ई की मात्रा हटा दीजिए। वानरः कूर्दति यानी बानर कूदता है, ठीक है, यहाँ कूर्दति शब्द सही लिख देंगे हम इस प्रकार से, ठीक है, ये मात्रा नहीं आएगी इसमें। वानरः कूर्दति यानी वानर कूदता है, कहाँ, बोले अब चलिए काकी यहाँ से शुरुआत से प्रथमा विभक्ति का चिन्ह लगा के देख लीजिए कि वृक्ष ने या वृक्ष बानर कूदता है, सही अर्थ निकला? नहीं। वृक्ष को बानर कूदता है? नहीं। वृक्ष के द्वारा कूदता है? नहीं। वृक्ष अब के लिए कूदता है? नहीं। अच्छा, वृक्ष से वानर कूदता है, ये बात सही हो सकता है क्योंकि पंचमी विभक्ति का अर्थ इसमें स्पष्ट हो सकता है कि वृक्षात यानी वृक्ष से वानर कूदता है, तो कूदेगा तो अलग होगा कि नहीं, अलग होने का भाव है। तो यहाँ पे हम देखिए जो संभावनाएं हो सकती हैं वो हम आपको सारी बताएंगे कि देखिए हमें आंखें बंद करके नहीं, आंखें कि हाँ मैडम ने कह दिया बस हमने मान लिया, आप स्वयं भी इसमें अर्थ लगा के दें। अच्छा, वृक्ष के वानर कूदते हैं, वृक्ष का वानर कूदता है, वृक्ष का वानर। अब देखिए वृक्ष का वानर, किसी वृक्ष का कोई संबंध ऐसा नहीं होता, वृक्ष पर रहने वाला वानर हो सकता है लेकिन वृक्ष का कोई वानर नहीं हो सकता, है ना। वृक्ष क्या है, उसका घर है, कौन है, घर है ना, लेकिन वृक्ष का वानर कूदता है तो ये अर्थ ज्यादा उसमें सटीक नहीं हो रहा है, इसलिए हम षष्ठी का एकवचन नहीं लगाएंगे, है ना। वृक्षस्य वानर कूदती यानी वृक्ष का वानर कूदता है, या वृक्ष की वानर कूदती है, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो काकी की तो आएगा ही नहीं क्योंकि भाई हमारी वानरी तो लिखा ही नहीं है इसमें, है ना, स्त्रीलिंगवाची तो है नहीं, ठीक है। तो वृक्षात वानरः कूदति, और वृक्ष पर वानर कूदता है वो ज्यादा और सटीक हो जाएगा। क्यों एक तो भाई हो सकता है कि वृक्ष है और वृक्ष से वानर कूद रहा है यानी एक वृक्ष से अलग हुआ, तो भी भाव वृक्ष में हम पंचमी लगा सकते हैं, है ना। और वृक्ष पर कूद रहा है तो ये भी सही होगा कि वृक्ष पर ही बैठे बैठे कूदते रहते हैं कि नहीं कूदते रहते हैं, तो कहें वृक्ष पर वानर कूदता है, अब कूदता है तो हम इसमें कौन सी लगा सकते हैं, सप्तमी भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वृक्षे वानरः कूर्दति, ठीक है। तो भाई इस जहां पे हमारा उत्तर सही लग रहा हो आप विभक्ति लगा सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि मैडम ने कहा कि सप्तमी लगाओ तो सप्तमी ही लगाओ। अगर आपको पंचमी का भाव सही लग रहा है, अलग अलग होने का भाव आ रहा है, तो आप पंचमी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों ही संभावनाएं आपको बता दी। जनाः वसंती, लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, घर को रहते हैं, घर के लिए रहते हैं, घर के रहते हैं या घर में रहते हैं, तो घर में रहते हैं ज्यादा सही होगा। और यहाँ पे बहु घर में मैं का अर्थ बताने के लिए सप्तमी लगानी है वो, लेकिन घर एक नहीं है बहुत सारे हैं यानी बहुवचन वाला रूप लगाना है, तो क्या बन जाएगा ये गृहेषु, सप्तमी विभक्ति गृहेषु, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाते हैं आपके उत्तर पूरे। तो यहाँ पे आप वृक्ष में पंचमी विभक्ति का भी रूप प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि अलग होने का भी भाव अगर छुपा हुआ है उसमें, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है यानी कोई अगर चित्र है, समझ रहे हैं, चित्र में आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पेड़ है और पेड़ से वानर कूद रहा है ना, कूद रहा है, तब आप जब अगर अलग होने का भाव आ रहा है तो आप उसमें पंचमी भी लगा सकते हैं, और यदि वो उसी पर बैठा बैठा कूद रहा है तो फिर आप क्या लगाएंगे, सप्तमी लगाएंगे, समझ रहे हैं। और ऐसे ही केवल सरोवर में, सरोवर का अगर संबंध बताना है तब हम सरोवर, सरोवराणाम यानी या सरोवरस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें में का अर्थ ज़्यादा स्पष्ट लग रहा है कि सरोवर में कमल खिल रहे हैं या शोभा पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा सटीक होगा, तब हम सप्तमी लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको पूरा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, हमेशा देखिए अपनी समझ भी विकसित कीजिए, ऐसा नहीं है कि हम जो कहें सो वही सही।
अपने हिसाब से भी देखिए कि हाँ इसमें ये अर्थ अगर सही निकल रहा है। और अगर आप देखिए, अगर हमने जैसे आपको बताया है ना कि यहाँ पे आप पंचमी लगा के भी अपना वाक्य भी लिख सकते हो। और अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखते हो कि भले ही अगर यहाँ लिखा होता कि सप्तमी एक वचन, तो फिर आपके लिए कंपलसरी था कि आपको सप्तमी का एक वचन ही लगाना था। लेकिन अगर सिर्फ एक वचन लगाना है तो आप विभक्ति के चिन्ह समझिए और देखिए कि अगर हमारा पंचमी भी सही लग रहा है तो हम उसे भी लगा सकते हैं, अगर हमें षष्ठी लग रहा है बहुवचन तो हम वो भी लगा सकते हैं, बस अर्थ सही आना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत पर्यायम लिखत, यानी संस्कृत के पर्याय लिखिए, संस्कृत का क्या नाम बनेगा वो लिखिए। अब घोंसले को यहाँ पे क्या कहते हैं, नीड कहते हैं, संस्कृत का पर्याय दिया हुआ है। बेल को लता कहते हैं, खेल के मैदान को क्रीड़ा क्षेत्र कहते हैं, विद्यालय को स्कूल को भाई विद्यालय कहते हैं। स्कूल हमारा अंग्रेजी वर्ड हो जाता है, इंग्लिश का वर्ड हो जाता है, और विद्यालय हमारा संस्कृत हो जाता है। दोनों मार्ग को मार्ग ही कहते हैं, रास्ते को। ठीक है, लेकिन इनमें साथ में कुछ विभक्ति चिन्ह जोड़ दिए गए, में और पर। और में और पर जहाँ पे जुड़ा हुआ हो तो उस शब्द को हमें सप्तमी विभक्ति वाला रूप बनाना पड़ता है। यानी शब्द रूपों में जो हम 7वें नंबर की लाइन याद करते हैं, उस 7वें नंबर की लाइन में जो जो परिवर्तन होते हैं वो उस शब्द में पर का अर्थ जोड़ देते हैं। जैसे बालक की अगर सप्तमी विभक्ति देखेंगे तो बालक सप्तमी विभक्ति में यानी 7वें नंबर की लाइन पे आई है, तो ये जो सप्तमी विभक्ति है ये जो बालक में परिवर्तन कर रही है, जैसे बालक एक वचन में बन रहा है सप्तमी विभक्ति में बालके, बालकयोः और बालकेषु। ठीक है, अगर ये हमारा रूप बना रहा है, ये अकारांत शब्द है, अकारांत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अकारांत पुरलिंग या नपुंसकलिंग, अकारांत पुरलिंग और नपुंसकलिंग तृतीया से सप्तमी तक एक जैसे बनते हैं। और आकारांत शब्दों में देखें, आकारांत जो शब्द होंगे जैसे इकारांत, उकारांत, रिकारांत, अपन देखते जाइए तो बहुत कुछ ये शु और योह वाली तो चीज़ें हैं ना, सभी में बहुत ज़्यादा समान ही मिलेंगी आपको। इकारांत में भी मिले, देख लीजिए नदी नद्याम बन जाती है। जैसे आकारांत का हमारा देखिए, आकारांत जो शब्द होंगे वो सप्तमी विभक्ति में, जैसे लता है तो लता बन जाती है लतायाम, बालिका बन जाती है बालिकायाम, विद्या बन जाएगी विद्यायाम, शिक्षा बन जाएगी शिक्षायाम। ठीक है, जहां अकारांत शब्दों में एक ही मात्रा लगा दी जाती है और आकारांत शब्दों में सप्तमी विभक्ति में याम लगा दिया जाता है। फिर द्विवचन में वही बनेगा बालिकयोः और यहाँ बन जाएगा बालिकासु। ठीक है, आकारांत शब्दों में स आ जाता है, बड़े आ की मात्रा जहाँ पर होती है वहाँ पे सु हो जाता है, और जहाँ आ की मात्रा नहीं होती वहाँ पे शु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भाई आकारांत और अकारांत हो गए। ऐसे इकारांत के देखोगे, रिकारांत के देखोगे तो सभी में हमारे थोड़े थोड़े परिवर्तन होके सप्तमी विभक्ति के रूप बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक ही मात्रा ये यो हो ये शु करता क्या है, बोले सप्तमी विभक्ति जो होती है उसका चिन्ह होता है में और पर, अर्थात इस एक ही मात्रा लग जाने से इस बालक शब्द में मैं का अर्थ निकल आया, अर्थ निकल रहा है इसका बालक में या बालक पर। बालकयोः से ऐसा नहीं है कि यो लग जाने से अर्थ कुछ बदले, नहीं, अर्थ तो में और पर का ही निकल रहा है। लेकिन अब द्विवचन ने ये कह दिया कि बालक संख्या में दो हैं, कि दो बालकों पर, दो बालकों में। अब ऐसा नहीं है कि शु लग जाने से अर्थ कुछ बदला, बोले बालक शब्द में मैं पर का ही अर्थ बदल रहा है, लेकिन बालक अगर संख्या में दो से अधिक है तो कहे बालकों में, दो बालकों, 5 बालकों पर, 3 बालकों में तो इतने अच्छे गुण हैं, या कहे 3-4 बालक, इन लड़कों पर काले रंग की टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है। अगर हमने कहा इन लड़कों पर काले रंग की टी शर्ट तो बहुत अच्छी लगती है, तो भाई लड़कों पर बालकेषु, ठीक है, क्या कहेंगे बालकेषु, तो इसका अर्थ निकल आएगा कि लड़कों पर। अब लड़के 2 से अधिक है तभी हमने बालकेषु शब्द का प्रयोग किया। में पर तो हमने सप्तमी विभक्ति से ही जोड़ेगी, लेकिन संख्या के हिसाब से प्रत्यय बदल जाते हैं। संख्या 1 होगी तो 1 की मात्रा लग गई, 2 है अगर उसी चीज किसी भी वस्तु की संख्या अगर 2 है और में पर का अर्थ जोड़ना है तो यू जुड़ गया, और अगर संख्या में 2 से अधिक है तो एषु लगा दिया गया अकारांत शब्दों में। और अकारांत चाहे बालक हो, पुस्तक हो, विद्यालय हो, गृह हो, शिक्षक हो, यानी चाहे पुरलिंग हो या नपुंसकलिंग,
अ से अंत होने वाले समान बनते हैं तृतीया से सप्तमी तक। आकारांत शब्द में जो स्त्रीलिंगवाची शब्द होते हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है, यहाँ बालिके बाल के बन गया, यहाँ बालिका याम लग जाएगा, यहाँ पे याम जुड़ जाएगा, यहाँ बालिका योह और बालिकासु। ठीक है, ये परिवर्तन हमारे आकारांत शब्दों में आता है। ऐसा नहीं है कि याम जुड़ने से कोई अर्थ निकल रहा हो और दूसरा नहीं, इसका अर्थ भी वही लिख लेगा कि लड़की में या लड़की पर, दो लड़कियों में, दो लड़कियों पर, या बहुत सारी लड़कियों पर। लड़कियों पर लाल रंग के कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं। अब भाई कुछ भी हो गया, तो लड़कियां क्या जब आधार बन रही हैं, क्या बन रही हैं, आधार बन रही हैं, उनमें में प्रकार जुड़ रहा है, तो इस तरह से रूप बनाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ संस्कृत शब्द सब लिख दिए हैं, लेकिन इन संस्कृत शब्दों में करना क्या है, बोले में पर का अर्थ बताना है, अर्थात इनमें हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो हमने ये लिख दिया नीड घोंसले, ठीक है, बेल को लिख दिया लता, खेल के मैदान को हमने लिख दिया क्रीड़ा क्षेत्र, ठीक है, विद्यालय को हमने विद्यालय लिख ही दिया, ठीक है। यहाँ दो मार्ग, अब मार्ग कहते हैं दो, तो मार्ग लिखेंगे और उसमें जो विभक्ति लगाई जाएगी वो द्विवचन वाली लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है हम कि दो शब्द को लिखें, दो मार्ग, यानी मार्ग की किसी भी शब्द की संख्या दो है तो उसमें आपको हर जगह दो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो द्विवचन का रूप है वो स्वयं में कहता है कि हम कह तो रहे हैं कि ये दो है। तो मार्ग शब्द, उसमें अलग से दो संख्या लिखने की जरूरत नहीं होती जब हम द्विवचन का उसका रूप बनाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ घोंसला एक है, दो या बहुत सारे हैं, तो कहेंगे ना तो घोंसला लिखा है, ना यहाँ पे दो घोंसले लिखे हैं, अर्थात ना तो हम इसका रूप फल की सप्तमी जैसा फले बनाएंगे, एक वचन जैसा नहीं बनाएंगे, द्विवचन जैसा फलयोः जैसा नहीं बनाएंगे, और तो फिर क्या कहेंगे, बोले जब ये संख्या में बहुत है तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति तो लगाएंगे क्योंकि में पर जोड़ना है, लेकिन वही विभक्ति कौन सी लगाएंगे, बहुवचन वाली लगाएंगे। सप्तमी विभक्ति का हम बहुवचन का रूप लगाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा नीडेषु, ठीक है, क्योंकि यहाँ घोंसला एक नहीं है, दो नहीं है, संख्या में बहुत सारे हैं, तो ना ही हम फले जैसा रूप बनाएंगे, ना फलेहु जैसा बनाएंगे, फलेशु जैसा हम रूप बना देंगे। अब चलते हैं बेल, बेल को क्या कहते हैं, लता। अब लता में संख्या देखिए, संख्या पहचानिए, तो संख्या ये कह रहा है एक ही है, नहीं ना तो यहाँ दो लगा है और ना ही लिखा है बेलों पर, तो हमें ना ही बहुवचन का इसमें बोध हो रहा है, ना ही दो का बोध हो रहा है, अर्थात लता एक है, तो लता के हम बालिका जैसे रूप बनाएंगे, तो लता में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनता है, लता याम, तो हम यहाँ पे याम जोड़ देंगे। याम जोड़ने से में और पर का अर्थ जुड़ गया, बेल पर या बेल में, ठीक है, में यहाँ पर लिखा हुआ हो, सप्तमी विभक्ति लगानी है आपको। अब देखिए, खेल के मैदान में का अर्थ निकल रहा है, तो हमें क्या करना है, वही सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। अब मैदान एक है तो क्रीड़ा क्षेत्र कर दिया, दो मैदान होते तो क्रीड़ा क्षेत्र योः कर देते, बहुत सारे होते तो हम क्या कर देते, क्षेत्रेषु कर देते। समझ रहे हैं भाई, इसकी संख्या के आधार पर लग तो सप्तमी विभक्ति रही है, लेकिन इसकी संख्या भी पर भी आधारित होता है कि भाई संख्या में कितना है, एक है, दो है या बहुत अधिक है, ठीक है, दो से अधिक है। अब देखिए, विद्यालय में विद्यालय भी एक आ रहा है तो विद्यालय, अब मार्ग लेकिन दो हो गए, मार्ग कैसे हो गए, दो, मार्ग शब्द कैसा है, अकारांत है, तो फल जैसे या राम जैसे रूप बन जाएंगे, तो सप्तमी का द्विवचन क्या बनता है, फलयोः, फले फलयो फलेषु, रामे रामयो रामेषु, बालके बालकयो बालकेषु, तो द्विवचन में योः लगा दिया जाता है। और ये योः जो है वो कहता है हम द्विवचन के हैं, अर्थात इस मार्ग में आपको दो लगाने की जरूरत नहीं है, योः से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मार्ग दो थे, इसीलिए इसमें में पर का अर्थ लगाने के लिए सप्तमी तो लगाई लेकिन द्विवचन वाली लगाई, तो अर्थ निकल आएगा दो मार्गों पर या दो मार्गों में, ठीक है। तो भाई ये जो विभक्तियां हैं, अच्छा पता है आपको कि कहते हैं कि संस्कृत आगे के जो कंप्यूटर बनने हैं जो स्पेस वाले, उनमें सबसे अधिक प्रयोग आने वाली सबसे सही भाषा, वैज्ञानिक जो भाषा है वो हमारी संस्कृत है। इसका पता है क्या कारण है, इसका कारण ही यही है। अब मान लीजिए कि हमने इसमें दो संख्या कहीं नहीं लिखी, अब देखिए ये लिखा दो मार्गों में, ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा कि दो मार्गों, ठीक है, मार्गों पर बस चलती है, ठीक है,
या कहें कि दो मार्गों पर, यहाँ लिख देते हैं, उधर बन नहीं पा रहा है, दो मार्गों पर बसें चलती हैं। ठीक है, अब ये हमने हिंदी का लिखा। अब हमने इसमें क्या किया, अब इसमें हमने थोड़ा, अगर इसको दो संख्या को उठा के, मान लीजिए हमने यहाँ इसको लिख दिया मार्गों, ठीक है, पर, और दो अगर यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, दो बसें चलती हैं। देखिए यहाँ पे वचनों में ही परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ जो द्विवचन था और ये जो बहुवचन था, तो ये द्विवचन वाला बहुवचन में बन गया और दो संख्या इधर पहुंच गई तो वो द्विवचन। देखिए शब्द इधर से उधर पहुंचे, अर्थ बदल गया। मार्गों पर दो बसें चलती हैं। ठीक है, हो गया कि नहीं। और अगर फिर बदल कर दें, दो को और उधर कर दें तो कहे मार्गों पर बसें अब दो चलती हैं। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि बसें तो चलती हैं लेकिन दो क्या है, क्योंकि दो के बाद हमें कुछ ना कुछ चाहिए। दो चलती हैं तो हमें लगेगा क्या लड़की चलती हैं या कुछ चलती हैं। देखिए फिर बदल हो रहा है तो देखिए अर्थ ही बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जहां ये द्विवचन था वो कैसा हो गया, वो यहाँ पर बहुवचन में बदल गया, और ये जो बहुवचन में था वो द्विवचन में बदल गया। वचन ही बदल गए, संख्या बदल, केवल एक शब्द के इधर उधर से पहुंच जाने पर। ऐसा ही हम अपने उसमें भी देख सकते हैं। जो मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे इंग्लिश में हमने लिखा तो इंग्लिश में भी हमने लिख दिया जैसे दिस इज अ बॉय लिख दिया। अब इस इज को हमने उठा के आगे लिख दिया तो ये क्या हो गया, इज दिस अ बॉय। लो ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ये हो गया कि नहीं, क्या एक शब्द के इधर होने से। अब चलिए अब हम अपनी संस्कृत की बात बताएं। अब हमने कहा कि दो मार्गों पर बसें चलती हैं, ध्यान कीजिएगा। अब हम इसकी संस्कृत बना रहे हैं तो दो मार्गों को हम क्या कहेंगे भाई, मार्ग के है द्विवचन में और सप्तमी विभक्ति में हमें इसका रूप बनाना है। तो सप्तमी विभक्ति द्विवचन में मार्ग बन गया, मार्गयोः बन गया, मार्गयोः यानी दो मार्गों पर। बसें, अब बसें बहुवचन में है तो बस को हम क्या कहेंगे, क्योंकि बस काम करने का चलने का काम कर रही है तो कर्ता हो गई, कर्तरी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगाएंगे तो बस बन जाएगा बस यानम। एक नहीं बनेगा बस यानानी। अगर एक है तो हम कहेंगे बस यानम, दो है तो हम कहेंगे बस याने, और बहुत सारी हैं तो कहेंगे बस यानानी। तो हमने यहाँ लिख दिया बस यानानी, बस यानानी। और चलती हैं तो हमने कह दिया चलंती। अब देखिए, अब अगर इनको हम फेर बदल कर दें, अगर हम बस यानानी को आगे लिख दें और मार्गयोः चलंती लिख दें, तब भी कहीं पर भी पहुंच जाने पर इसका अर्थ नहीं बदलने वाला है। कैसे, क्योंकि बस यानानी शब्द को हमने देखा और पहचाना कि ये तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और बहुवचन लगा हुआ है, अर्थात ये हमें बता रहा है कि ये कर्ता बन रहा है क्योंकि कर्तरी प्रथमा और बहुवचन का इसका रूप है। अर्थात ये जो विभक्तियां होती हैं इसके अर्थ को अपने साथ में पकड़े रहती हैं। अब बस यानानी को चाहे आप सबसे आखिरी में लिख दो तो लिख दो मार्गानी चलंती बस यानानी, आप अर्थ यही निकलेगा कि दो मार्ग हैं, बसें बहुत सारी हैं और चलने का काम भी वही कर रही हैं, क्योंकि चलंती जो क्रिया है उसके कर्ता के अनुसार आई है। अर्थात यहाँ पे हम शब्दों को कितनी जगह भी कहीं पे भी पहुंचा दें, लेकिन मार्गयोः ने अपने अंदर दो शब्द को बिठा लिया है, द्विवचन का रूप अपने अंदर छुपा लिया है, तो उसके अंदर का दो शब्द आप कहीं से हटा नहीं सकते, उसमें से मार्ग दो ही रहेंगे। बस यानानी, ये जो आनी ने इसको बहुवचन बना दिया है तो बसें बहुत सारी ही रहेंगी, चाहे वो कहीं पे भी पहुंच जाए। तो बताइए, तो अब आप कहेंगे कि तो इससे जो भाई कंप्यूटर है उससे क्या मतलब। देखिए स्पेस में मतलब जब अंतरिक्ष में कोई भी मैसेज भेजा जाता है तो किसी भी भाषा में जब वो जाता है तो वो जो कोडिंग होती है या कुछ भी जब की जाती है उस भाषा के लिए, और उस भाषा के द्वारा जब मैसेज होते हैं तो जो शब्द होते हैं ना उनका क्रम बदल जाता है। और देखिए क्रम बदलने से अर्थ परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। लेकिन संस्कृत में अगर वो मैसेज भेजा जाता है तो क्रम कोई भी बदल जाए
अर्थ नहीं बदलेगा। इसीलिए ये सबसे अच्छी वैज्ञानिक भाषा इसको दुनिया मान चुकी है, और आगे के भारत के बच्चे भूल रहे हैं। इस बात का कष्ट होता है हमें कि बच्चे भारत के भूलते जा रहे हैं संस्कृत को, है ना। और बाकी लोगों ने वैज्ञानिकता समझ के पढ़ना शुरू कर लिया है। भाई एक से बड़े एक ग्रंथ उठा लीजिए कि अभी सर्जरी जो शुरू आप लोग कर रहे हैं, उस सर्जरी के जनक ही हमारे भारत के थे। ब्रेन सर्जरी सबसे पहले की थी। अब ब्रेन सर्जन बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। संस्कृत के वेद अपने उठा लीजिए, है ना, उनको उठा के पढ़ लीजिए। एक चरक ने जो लिखे हैं, आचार्य सुश्रुत ने जो लिखे हैं, उनके वेदों को पढ़ लीजिए। उनमें तो उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनमें चिकित्सा पद्धति अभी से ज़्यादा डेवलप मिल जाएगी आपको। अभी से ज़्यादा डेवलप चिकित्सा पद्धति मिल जाएगी। खगोल विज्ञान में देख लो तो अभी इतनी सारी चीज़ों के हमारे पास इतने यंत्र हैं, तब हम गणना कर पा रहे हैं। आर्यभट्ट ने भी नहीं उसकी गणना करके बता दी थी कि इतने दूर है, ये परिक्रमा है, ये घूर्णन काल है, ये सब चीज़ें बता दी, है ना। तो भाई अपनी भाषा को पहचानो, भाषा को पकड़ो और उसको सीखो, है ना। कि किसी आगे चल के आप लोग, भाई अभी 6वीं क्लास में हो, आगे चल के 2, 4, 8, 10 साल बाद अगर महत्व तो बढ़ गया और सब लोगों ने, भाई जर्मनी में जरा देख के आइए कितनी सारी यूनिवर्सिटी संस्कृत सिखा रही हैं, है ना। तो ये जरा थोड़ा सा बढ़िए, ये नहीं सोचिए कि हमें सिर्फ इंग्लिश को पकड़ के बैठे हैं कि हमें इंग्लिश ही आनी चाहिए। पूरी दुनिया में क्या सब इंग्लिश ही बोल रहे हैं? सब अपनी अपनी भाषा पकड़ के बैठे हैं। सारे देश अपनी भाषा को नहीं भूलते हैं, भारत जरूर भूल रहे हैं। भारत के बच्चे जरूर भूलते जा रहे हैं। जो हमारी प्रारंभिक भाषा है उसको भूल रहे हैं। तो उसको भूलना नहीं है। हाँ सीखो, कौन कहता है कि दूसरी भाषा नहीं सीखना चाहिए? बहुत सीखनी चाहिए, हमें तो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, लेकिन अपनी नहीं छोड़ के, है ना। कि हम अपनी छोड़ दी और हम सबकी याद कर ली हमने, ठीक है ना। तो ये इसकी वैज्ञानिकता बता दी। अब इसको समझना, क्योंकि भाई अगर जब ज़रूरत हुई तो सबसे पहले लोग है ना संस्कृत के लिए भारत के बच्चों को देखेंगे कि भारत के बच्चे हैं कि नहीं है। भारत में संस्कृत की भाई जननी है, सबसे बड़ी संस्कृत जो भाषा है उत्पत्ति भारत में, अर्थात भारत के बच्चों को आनी चाहिए। भारत के बच्चे कहेंगे नहीं हमें नहीं आती, हमें नहीं आती, हमें नहीं है पता कि बालक को प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्या कहते हैं, या बालक ने कह दिया है तो हमें उसको क्या बनाना है, हमें नहीं आता संस्कृत में। तो भाई इस कमी को हमें दूर करना है, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान से पढ़ना है। शब्द रूप याद करवा रहे तो रटने के लिए नहीं करो, सीखने के लिए करो। उनसे छोटे छोटे वाक्य बनाओ। जो हम क्रियाएं लगाना सिखा रहे हैं उनसे छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखो, है ना। जहाँ नई चीज़ आज सप्तमी विभक्ति लगी तो जो आपको चीज़ें दिखें उन सब में सप्तमी विभक्ति लगा के करना कि टेबल पर, मेज पर, सब में ऊपर का अर्थ लगा के देखिए और उनको तीनों वचनों में बनाइए। तो भाई कितनी सारी चीज़ें सही होंगी कि एक तो हम सीख भी गए, वाक्य बनाना भी सीख गए और शब्द रूप भी हमें रटने नहीं पड़े, अपने आप याद हो गए, है ना। क्योंकि प्रयोग जब हम करते हैं तो याद भी चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई ये बात है, हम थोड़ी सी अपनी भाई संस्कृत की ये चाहते हैं कि बच्चे सीखें, इसलिए हम ये चीज़ें बता देते हैं। चलिए अब आगे लिखा है रहते हैं। अभी देखिए अपन ने क्या दिया ना, मैं का अर्थ बता दिया, घोंसलों में। अब अगर कहें रहते हैं, कौन रहते हैं? वे सब रहते हैं। वे सब यानी चिड़िया रहती हैं, जो चिड़िया रहती हैं। अब क्रियाएं कैसी लगाई जानी है? क्रियाएं हम आपको सिखा चुके हैं कि भाई है का अर्थ आपको बताना है तो आपको लट लकार के प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ेगा। है, हूँ और हो, इनका प्रयोग जब भी आपको किसी क्रिया में लगा हुआ दिख जाए, क्रिया यानी काम, कोई भी काम है अंत में है, हूँ, हो लगा हुआ है, तो है, हूँ, हो को लगाने के लिए लट लकार के प्रत्यय बनाए गए हैं। जो लट लकार के प्रत्यय है वो कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के लिए हमारे बनाए जाते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसमें अगर काम करने वाला एक है व्यक्ति तो उसके साथ में कहेंगे रहता है तो कहेंगे ती लगा देंगे वस धातु में, तो वसती हो जाएगा। दो रहते हैं संख्या में, वही करता रहने वाला दो हो गए तो हम कहे तह लगा देंगे तो वस तह हो जाएगा। बहुत सारे रहते हैं तो अंति लगा देंगे वसंती। रहता है दो रहते हैं बहुत सारे, चलता है दो चलते हैं बहुत सारे चलते हैं, लिखता है दो लिखते हैं, है
हे का अर्थ ती तह अंति बता देता है। ठीक है। अच्छा, मध्यम पुरुष में बोले मध्यम पुरुष की जो सी थह थह ये भी अर्थ है हूं का ही निकालते हैं, लेकिन इनके जो कर्ता होते हैं वो बहुत सीमित है, 3 ही है। कौन सी? तुम दोनों, तुम सब, त्वम युवाम और यूयम। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। हिंदी में जो हम हो लिखते हैं संस्कृत में उसको हम सी थह थ से बना देते हैं। ठीक है। यानी जो मध्यम पुरुष के जो सी थ थ है लट लकार में, केवल लट लकार में नहीं, लंग में, किसी भी लकार का मध्यम पुरुष में जो अपने प्रत्यय लगाए जाएंगे वो केवल तुम के लिए लगाए जाते हैं। त्वम युवाम यूयम, तुमको संस्कृत में क्या कहेंगे? त्वम, तुम दोनों को, युवाम तुम सबको, यूयम तो हमारी क्रियाओं के ये लगा दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो कर्ता पहचान के हमें क्रियाओं के अंत में लगा देना है प्रत्यय। उत्तम पुरुष का कर्ता है। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? काम करने वाले 3 प्रकार के होते हैं। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि क्रियाएं लगाना आप अभी से सही तरह से सीख लें, है ना। जब लगाने की कोशिश करें, आप कहो मैं पढ़ता हूं, तो आप तुरंत आप कहो कि अहम पठती नहीं लिखोगे, आप अहम पठामी लिखोगे, क्योंकि उत्तम पुरुष मैं है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। सूत्र याद रखिए कि मैं के साथ में, और मैं 3 वचनों में हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमारी कॉपी हो जाएंगे, हम डुप्लीकेट कॉपी 3 बना देंगे, नहीं। मैं, हम पढ़ रहे थे, हमारे साथ में एक और आके बैठ गया, तो हमने कहा हम दोनों, यानी हम तो बने ही रहे, साथ में हमारे एक और आ गया, तो हम 2 वचन में हो गए। हम संख्या में पढ़ने वाले 2 हो गए। अब वही का हम सब पढ़ रहे हैं। एक रामायण हमने बैठ के खोले थे, अकेले पढ़ रहे थे, तो हमने कहा मैं रामायण पढ़ रही हूँ। ठीक है भैया, मैं रामायण पढ़ती हूँ, लेकिन हमें देख के हमारे भाई बहन, एक बहन आके साथ में बैठ गई, तो हमने कहा हम दोनों पढ़ रहे हैं। किसी ने पूछा तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो हम कहेंगे हम दोनों रामायण पढ़ रहे हैं। यानी मैं का भाव तो बना ही रहा ना, मैं तो कहीं नहीं भागी ना कि एक आ गई तो हम दूसरे चले गए, नहीं हुआ ना। फिर ऐसे ही हमने कहा कि हम दोनों को देख के 1-2 बच्चों को और लगा कि चलो हम भी देखते हैं कि पढ़ते हैं कि क्या है उसमें। ठीक है, तो हमने कहा हम सब पढ़ते हैं, तो मैं बनी रही, एक और आ गया, तो मैं बहुवचन में हो गया, डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनी, संख्या में हम ज्यादा हो गए, तो हमने कहा हम सब। तो जहां पे मैं, हम दोनों और हम सब लगा रहे, तब क्रिया का आमी, आवह, आमह ही आप लगाएंगे। ठीक है, प्रयोग कैसे बनेगा? अहम पठामी, हम दोनों, मैं पढ़ रही हूँ। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ रहे हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो कहेंगे केवल आमी, आवह, आमह जो क्रिया के लग रहे हैं वो केवल इन्हीं तीनों के लिए आएंगे, बस इन्हीं तीनों के लिए आएंगे, इसके अलावा किसी के लिए नहीं आएंगे। उत्तम पुरुष के 3 कर्ता हैं, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष के 3 कर्ता है, त्वम, युवाम, यूयम। इन 6 को छोड़ दो तो बाकी जो भी है उन सब के लिए तीतः अंति लगाना है। तो वस धातु है, हे का अर्थ बता रही है। अब देखिए कर्ता यहाँ पे इसीलिए लिख दिया कि जिससे कि आपको ये नहीं कोई भी समस्या आए कि हम ये जो रहने की धातु है इसमें रहते हैं, खेलते हैं, खिलते हैं, जो हम लिख रहे हैं उनमें हम कौन सा लगाएं? बोले तीतः अंति लगाएं, सीथा था लगाएं, या आमी, आवा, आमा। क्योंकि कर्ता नहीं होता है तब तक हम क्रिया को अपने हिसाब से नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया कि वे सब, यहाँ मैं नहीं है, तुम नहीं है, वे सब, यानी ये सब प्रथम पुरुष की बात है। तो आप देखिए वचन में कितना लग रहा है, वे सब, यानी बहुत सारे हैं। तो ती नहीं लगाएंगे, तह नहीं लगाएंगे, अंति लगा देंगे, तो वस धातु हमारी बन जाएगी वसंती। ठीक है, चलिए अब खेलते हैं। तो खेलने की धातु क्या होती है? खेल भी होती है और क्रीड भी होती है। क्रीड का अर्थ भी खेलना होता है। तो हम इसको 2 प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि वे 2 खेल रहे हैं। ध्यान कीजिए, 2 खेल रहे हैं। अब संख्या की 2 हो गई। यहाँ ना मैं है ना तुम है, ना तुम दोनों लिखा है ना हम दोनों लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो कौन सी प्रथम पुरुष की क्रिया? तह लगा दी जाएगी। तो खेल बन जाएगा खेल तह या फिर क्रीड तह। ठीक है, अब यहाँ देखिए वे सब, फिर से ये वे कौन से हो गए? ना मैं तुम सब है ना हम सब है, ना तुम लिखा है ना हम लिखा है, तो बाकी सब प्रथम तो हम अंति लगा देना है, क्योंकि सब एक वचन का हो गया, द्विवचन का हो गया, बहु का, बोले बहुवचन का हो गया। तो ना ती लगाएंगे, तह लगाएंगे, अंति लगा देंगे। तो खिलंती, खिलने को क्या कहते हैं? विकसित होना। तो क्या हो जाएगा? विकसंती। विकस धातु में अंति लगा देंगे, हो जाएगा विकसंती। ठीक है, भ्रमण करते हैं तो कौन सी धातु होगी? भ्रम धातु। भ्रम हो गई धातु। अब दोनों करते हैं, 2 कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? वो क्या कहते हैं? हम दोनों। ध्यान कीजिए, अब हम पे आ गई बात। ना ही यहाँ पे अब ना तो तुम दिख रहा है ना कोई दूसरा कर्ता दिख रहा है, यहाँ पे हम आ गया, यानी उत्तम पुरुष वीआईपी आ गए। मैं, हम दोनों, हम सब वीआईपी आ गए। उत्तम पुरुष की क्रियाएं उठाओ, तो क्या कहेंगे? आमी, आवह, आमह। तो हम क्या कहेंगे? भ्रमा वह।
क्योंकि हम दोनों हैं। अब कहते हैं तुम दोनों पढ़ती हो, तुम दोनों पढ़ती हो, तो क्या आ जाएगा, तुम मध्यम, फिर से BIP आ गए, तो तुम दोनों थ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पठथः। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हमारे हो जाएंगे उत्तर। ठीक है, वसंती, खेलतः, विकसंती और भ्रमावह और पठतः। बसंती नहीं, वसंत। ठीक है, वस धातु रहना। ठीक है, वो बसंत बा वाला बा होता है जिसमें लाइन बना दी जाती है। चलिए, अब इसी हिसाब से हमने ये बताए थे कि अब आपको जब हमने मैं का अर्थ बता दिया है, क्रिया लगाना सिखा दी है, तो अब आप इन कर्ता के साथ में आप क्रिया लगा सकते हो कि नहीं। तो छात्र कैसे है, क्योंकि पढ़ने का काम करना है, तो छात्र कैसा हो गया, कर्ता। कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। अब बच्चे कई तो कहते हैं कि विभक्ति क्या है, तो भाई साधारण सी बात कहें, शब्द रूप तो देखे है ना कि नहीं देखे, शक्ल देखी है शब्द रूपों की, तो उसमें कितनी लाइनें होती हैं, 7 लाइनें होती हैं कि नहीं होती हैं। उसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीया एक तरफ लिखा है, विभक्ति ऐसे लिखा हुआ देखा है, फॉर्मेट कैसे लिखा हुआ, तो ऐसे विभक्ति लगी होती है, विभक्ति लिखी होती है, विभक्ति के नीचे लिखी होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, सप्तमी लगी होती है। 3 वचनों में बने होते हैं कि नहीं बच्चे, बने होते हैं। तो कहेंगे कर्तरी प्रथमा, जहां भी कर्ता होगा तो कर्ता को आप प्रथमा विभक्ति के अनुसार रूप बनाओगे, समझ गए, यानी शब्द रूपों की पहली लाइन का प्रयोग करोगे। तो छात्र शब्द कैसा है, अकारांत है, अ से अंत हो रहा है। बालक जैसे रूप बनेंगे, तो बालक बन जाएगा बालकः। अब देखिए, लड़का एक है, 2 है, बहुत सारे हैं, ये हम थोड़ा क्रिया से भी पूछ लेंगे, क्योंकि कर्ता क्रिया एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं। तो छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ता है नहीं कहा, 2 छात्र पढ़ते हैं नहीं कहा, हमने कहा छात्र पढ़ते हैं। तो ता है लगा हुआ होता तो हम कहते छात्र एक था, बोले लेकिन ये बहुत सारे हैं, इसीलिए उसमें ता है नहीं लगाया है, ते है लगा दिया है। तो छात्र को प्रथमा विभक्ति में तो बनाएंगे, लेकिन बहुवचन वाला बनाएंगे। तो जैसे बालक एक वचन में बनता है बालकः, द्विवचन में बनता है बालकौ, और बहुवचन में बनता है बालकाः, तो ऐसे ही ये बना छात्रः, छात्रौ, छात्राः। समझ गए। अब विद्यालय में मैं का अर्थ निकालना है, तो विद्यालय बन जाएगा विद्यालय, हो गया। पढ़ने को क्या कहते हैं, पठ। छात्र ना मैं है ना तुम है, तो धातु क्या लगेगी, है, हूँ, हो का अर्थ कौन बताता है, लट लकार बताता है। अब ये कर्ता पहचानिए, प्रथम है, मध्यम है, उत्तम है। बोले ना तो अहम, आवाम, वयम है, ना त्वम, युवाम, यूयम, ये 6 लोग नहीं है, तो क्रिया में तीतः अंति ही लगाना है। तो एक वचन है तो ती लगाते, 2 होता तो तह लगाते, बहुत सारे हैं तो अंति लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पठन्ति। उत्तर बन जाएगा छात्रा विद्यालय पठन्ति। समझ गए। अब वे हो गया। अब वे ना तो ना मैं है ना तुम है, ना मैं हम दोनों हम सब है, ना तुम दोनों तुम सब हो। तो वे कहाँ से आता है, वह के शब्द रूपों से आता है। वे बाग में घूमते हैं। अब वे लड़कियां हैं, लड़के हैं आपको नहीं पता, लड़के हैं लड़कियां हैं नहीं पता, वे बाग में घूमते हैं या वे बाग में घूमती हैं, बताइए। समझ में आया कि लड़का है कि लड़की है, लड़के हैं, लड़के हैं कि नहीं है, यानी पुरलिंग घूम रहे हैं, कोई भी पुरुष जाति वाले कोई भी जो है वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो वह शब्द हम कौन सा लाएंगे, पुरलिंग वाला। प्रथमा विभक्ति में तत् शब्द क्या बनता है, सह, तौ, ते, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ते। बाग को क्या कहते हैं भाई, उपवन भी कहते हैं, उपवन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, या उद्यान भी कहते हैं। मैं का अर्थ बताना है तो चाहे उपवन ही लिख दीजिए, चाहे उद्यान ही लिख दीजिए। घूमते हैं, अब वे आ गया तो भ्रम धातु हो गई। घूमने को किससे दर्शाते हैं, भ्रम धातु से। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम नहीं है तो तीतः अंति लगानी है। अब ती नहीं लगाएंगे, तह नहीं लगाएंगे, अंति लगाएंगे, क्योंकि ये हो गया हमारा बहुवचन का, तो हो जाएगा ते उद्याने या उपवने भ्रमंती। ठीक है, आगे देखिए। अब लिखा है लोग, लोगों को क्या कहते हैं संस्कृत में, जन। अब देखिए, एक है, 2 हैं या बहुत सारे हैं, तो इनसे पूछो बताओ, लोग एक है, 2 हैं, बहुत सारे, बोले बहुत सारे हैं। जाते हैं, जाता है नहीं लिखा है, 2 जाते हैं नहीं लिखा है, जाते हैं, बहुवचन वाला है। ठीक है, तो जन को हमने बहुवचन में बना दिया जनाह, जनः, जनौ, जनाह, बहुवचन का रूप बना दिया, क्योंकि कर्तरी प्रथमा, घूमने का काम या जाने का काम जन कर रहे हैं, तो प्रथमा विभक्ति लगाई।
अब जरूरी नहीं आप कहोगे कि हम हर एक शब्द के शब्द रूप याद करें, तो भाई बालक के कर लोगे तो जितने अकारांत शब्द बन रहे होंगे सबके रूप याद हो जाएंगे। तो देखिए हमने सबके याद नहीं करे, हमने जन का याद नहीं किया, हमने वृक्ष का याद नहीं किया, है ना, हमने तो केवल बालक का याद कर लिया। तो अकारांत वाले जितने शब्द आते हैं हम फटाफट बना लेते हैं, सबका याद करने की जरूरत ही नहीं है। अकारांत जब कह दिया कि अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक जैसे बनेंगे, तो आ से अंत होने वाला कोई भी शब्द आ जाएगा वो आपको बालक जैसा ही तो बनाना है। ठीक है, परिवर्तन करना सीख लिया बस, कि कोई परिवर्तन नहीं है। बस जैसे हमें पता है कि अकेला एक है तो विसर्ग लगा रहे हैं, दो हो रहे हैं तो अऊ की मात्रा लगा रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं तो बड़े आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा रहे हैं। तो चाहे यहाँ पे शिक्षक हो जाए तो शिक्षक है, शिक्षक शिक्षिका हो जाएगा, अध्यापक होगा तो अध्यापक अध्यापक अध्यापका हो जाएगा, विद्यालय होगा तो विद्यालय है, विद्यालय विद्यालया हो जाएगा। तो भाई हमने केवल कितना किया, ये चीज सीख ली ना कि क्या परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन लगाना सीख लिया। तो अकारांत जैसे दुनिया के कोई भी शब्द आ जाए तो बना लेंगे उसके रूप। तो हो गया जनाह। अब पर्यटन के लिए, अब ध्यान कीजिए, पर्यटन में नहीं है, में पर नहीं है, के लिए आया है। तो पर्यटन हमने पर्यटन लिख दिया। के लिए का अर्थ कहाँ से निकलता है, कौन सी विभक्ति से लगता है, विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति जहाँ होती है, चतुर्थी विभक्ति का जो रूप होता है वो के लिए का अर्थ जोड़ देता है। जैसे बालक के चतुर्थी विभक्ति के रूप बनते हैं बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य बनते हैं। तो पर्यटन को भी अकारांत शब्द है, इसको भी वैसा ही बना दो। आप कहोगे ये तो पुरलिंग है ही नहीं, नपुंसक लिंग है। तो बार बार कह तो रहे हैं कि पुरलिंग और नपुंसक लिंग के तृतीया से सप्तमी तक की एक जैसे होते हैं। तो चाहे बालक की चतुर्थी देखोगे तब भी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य बनेगा, और फल के भी देखोगे तब भी बनेगा फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। तो पर्यटन भी के लिए का अर्थ बताना है, चतुर्थी विभक्ति है तो पर्यटनाय हो जाएगा। जाते हैं, अब जाने को क्या कहते हैं, गच्छ। बोले गम धातु होती है, धातु तो मूल रूप होता है गम, लेकिन भाई लट लकार की बात आ रही है तो गम धातु गच्छ अपना रूप बदल लेती है। तो यहाँ हम कहेंगे गच्छ धातु हो गई। अब लोग कैसे हैं, बोले यहाँ पे देखिए अहम आवाम वयम है, त्वम युवाम यूयम है, नहीं बनाना। उत्तम मध्यम नहीं है तो वीआईपी वाली क्रियाओं को मैं छूना ही नहीं है। क्यों छुए, तीतः अंति है अपनी जनरल कैटेगरी। तो जनाह को क्या दे देंगे अपन, ती दे देंगे, क्रिया में ती देंगे नहीं देंगे क्योंकि एक नहीं है। तह देंगे नहीं देंगे, क्या देंगे हम, अंति, क्योंकि ये कैसे हैं, बहुत सारे हैं। तो ये बन जाएगा जनाह पर्यटनाय गच्छन्ति। ठीक है, तो लीजिए इस तरह से ये हमारे वाक्य बन जाएंगे। अभी आगे और देख लेते हैं। अब लिखा है मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। अब मैं, ये आ गए वीआईपी, आ गए वीआईपी। जाऊंगा, जाने की पहले अपन कर्ता के संग में क्रिया जोड़ देते हैं, बाकी की चीजें बीच में लगाते रहेंगे। मैं जाऊंगा, जाने को क्या कहेंगे, गच्छ। ठीक है, गम जो धातु होती है, ध्यान कीजिएगा, इसके ये बाकी लकारों में, 4 लकारों में जो 5 लकार आपको पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे, लट, लंग, विदलिंग, लोट और रिट। तो इनमें से लिट लकार को छोड़ दो तो बाकी 4 लकारों में जाने की धातु गच्छ के अनुसार बनाती है। जो भी प्रत्यय जुड़ते हैं वो गच्छ में जुड़ेंगे। केवल भविष्य काल में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति होता है। बाकी में तो गच्छतु, अगच्छताम, गच्छेत, गच्छति, गच्छामि, सब में गच्छ बन जाएगा। समझ गए। तो हमने कहा अहम, मैं जाऊंगा। अब देखिए गागी गे की बात आ गई। अभी हमने जो बताया था आपको कि गम धातु अपने मूल रूप में केवल रिट लकार में रहती है, और बाकी के 4 लकारों में लट हो गया, लंग हो गया, लोट हो गया, विधिलिंग हो गया। इन 4 लकारों में जो जाने की धातु है वो गच्छ के अनुसार अपने प्रत्यय लगाती है। जैसे इसमें लट लकार में देखेंगे तो गच्छति, गच्छता, गच्छति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छम बन जाएगा। लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छाम, अगच्छामि, अगच्छाम, अगच्छाव, अगच्छाम, इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। ठीक है, अगच्छम बनेगा उत्तम पुरुष एक वचन में, लंग लकार में। लोट में तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, इस प्रकार से बन जाएंगे। विधिलिंग में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, ये रूप बन जाएंगे। तो सारे जो प्रत्यय हैं इन 4 लकारों के गच्छ में जोड़ेंगे। गम धातु में गम जो होगा मूल रूप होगा, लिट लकार में गच्छश्यामि, गच्छश्यामा नहीं बनेगा, गमिष्यामि, गमिष्यामः रूप बनाए जाते हैं। तो भाई यहाँ पे क्योंकि हमने क्यों ये बात छेड़ी, इसलिए क्योंकि जाने की मैं क्या लिखा था, जाऊंगा लगाता, गा लगाता तो हम कहेंगे कि गच्छ आएगा या गम,
अब आएगा हमारा गम धातु, क्योंकि ये गा गी गे आ गया, यानी भविष्य काल की बात हो रही है। यहाँ से हमने पहचान लिया कि गा गी गे लिखा हुआ है हूँ नहीं लिखा है, था ती थे नहीं लिखा है, आज्ञा वाली बात नहीं हो रही है, चाहिए नहीं लिखा है। तो इसने कहा भाई अगर जब गा गी गे की बात है और भविष्य काल की बात हो रही है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भविष्य काल के प्रत्यय जोड़ेंगे। तो लिट लकार के लट जैसे ही लगते हैं, बस स्या जुड़ जाता है। ये हमने पढ़ा दिया, आपको कई बार बता दिया, ठीक है ना। तो हम क्या बनाएंगे, अहम के साथ में हमारी कौन सी क्रिया आएगी, उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। तो उत्तम पुरुष की क्रिया लट लकार में क्या बनती है, ती तह अंति प्रथम पुरुष, सी थह थ मध्यम पुरुष, आमी आवह आमह। तो अहम के लिए क्या लगाया जाता है, आमी। लट में आमी लगाते हैं तो लिट में भी आमी लगाएंगे, लेकिन उसमें पहले स्या जोड़ देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा गमिष्यामि। अगर यहाँ पे लिखा होता कि मैं जाता हूं या जा रहा हूं तब हम बनाते गच्छामि, लेकिन ये गागी गे की बात हो गई है इसीलिए इसमें स्या भविष्य काल वाला जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, गच्छामि की जगह हो गया गमिष्यामि। समझ गए, ये परिवर्तन हो गया। अब कहाँ जाएंगे, पढ़ने के लिए। मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा, अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो पठ धातु देखिए जब जिसके धातु के रूप में बनते हैं, जब ये धातु के रूप में लिखी हुई होती है तब तो हम इसमें क्या करते हैं, तब तो इसमें हम ती तह अंति वाला जोड़ते हैं। लेकिन अब इसके साथ में विभक्ति चिन्ह जुड़ गया है तो इसको हमें कैसा संज्ञा बनाना पड़ेगा, क्रिया से संज्ञा में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसके लिए आगे आप पढ़ेंगे तो एक क्षत्रिय प्रत्यय होता है जिसमें क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ने से अन वो संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। तो पठ धातु पठन बन जाती है, क्या बन जाती है, पठन। और के लिए का अर्थ जोड़ना है क्योंकि इसको हमें अब क्या बनाना पड़ेगा, क्रिया की जगह पे इसको संज्ञा बनाना पड़ेगा। तो जब ये संज्ञा बनेगी तो पठन बन जाएगी और के लिए का भाव चतुर्थी विभक्ति जुड़ जाएगी तो ये पठनाय हो जाएगा। तो हम कहेंगे अहम पठनाय गमिष्यामि, मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। क्या तुम हवाई जहाज से, अब इसको थोड़ा अपन हटा देंगे, इसका कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। क्या तुम हवाई जहाज से जा रहे हो, तो हमारा क्या शब्द क्या बनता है, किम से। कहाँ से आता है, किम से। किम का अर्थ ही होता है क्या या कौन। अब इसके रूप हम कब लगाते हैं, जब यहाँ पे हमें होता है कि किसने, किसको, किसके लिए, किसके द्वारा, किस में, जब ये आते हैं तब हम किम के शब्द रूपों पे जाते हैं। लेकिन अकेला क्या लिखा है तो किम हम उठा के लिख देंगे और हमें कुछ नहीं करना, किम। अब ये हो गया त्वम, तो तुमको क्या कहेंगे, त्वम। क्यों हमने कहा, क्योंकि जाने का कार्य तुम कर रहे हो तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा दिया, तुम। हवाई जहाज से, हवाई जहाज को क्या कहते हैं, वायुयान। वायुयान से सहायक बनना है तो तृतीया विभक्ति लगा दी, वायुयानेन। जाने को क्या कहेंगे, जा रहे हो की बात है, गागी की नहीं है, था थी नहीं है, तो लट लकार की क्रिया होगी तो गच्छ ही बनाएंगे, गच्छ बनाएंगे। अच्छा तुम के साथ में कौन सी आएगी, तुम है वीआईपी, तुम मध्यम, और मध्यम में वो भी एक वचन, तो क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, तो हो जाएगा गच्छसी। किम त्वम वायुयानेन गच्छसी, क्या तुम वायुयान से जा रहे हो। तो भाई हमारा ये इस प्रकार से रूप बन गया। चलिए तो इनको आप नोट कर लीजिए। आपको एक सच बताएं, बहुत मजे की बात बताएं आप सभी को कि शब्द रूप धातु रूप हमने भी याद किए, छठवीं से हमने इतने याद किए। याद पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत मज़ा आता था पढ़ने में, तो खूब धातु रूप का ये याद कर लो, याद कर लिया, धातु रूप का याद कर लो। लेकिन वास्तविकता में सच होता है, प्रयोग हमने 10वीं में आके सीखा। 10वीं में हमें बहुत अच्छे शिक्षक मिले जो, उन्हीं का धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी हमें संस्कृत सिखाई। उनसे हमने एक दिन हमने ये प्रश्न पूछ लिया कि सर ये बताइए कि हम 3 प्रकार से रूप याद करते चले आ रहे, तीतः अंति सीतः थ आमी आवा आमह। ट्रिक बता दी सब ने याद करने की कि भाई लट लकार के बनाना है तो तीतः अंति लगा दो, मध्यम पुरुष के लिए बनाना है तो सीतः थ लगा दो, और उत्तम पुरुष के लिए लगाना है तो आमी आवा आमह लगा दो। हमें खूब अच्छे से याद है, ऐसे हमें सिखा दिया गया, हमने याद कर लिए। ऐसे देख के कई धातुओं के रूप याद कर लिए, शब्द रूप भी याद कर लिया। पूछे कि भाई बताइए चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालक क्या क्या रूप बनेगा, बता दिया बालक है। बहुवचन में क्या बनेगा, बालकेभ्य। द्विवचन में क्या बनेगा, बालकाभ्याम, बता दिया।
लेकिन प्रयोग नहीं सीखा, प्रयोग ही नहीं बताया, जिसकी वजह से बहुत समस्या आती थी। लगता था कि ये हम याद क्यों कर रहे हैं, केवल क्या इसलिए याद कर रहे हैं कि हम पढ़ लें और प्रश्न पत्र में आ जाए सो हम लेके आए, ऐसा इसलिए तो नहीं है, इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग होता होगा। फिर जाके एक बार तो बहुत ही जिज्ञासा हुई कि अब तो आप हमें इनको परिवर्तित करना सिखाओ, या फिर ये हम क्यों याद कर रहे हैं, इनका औचित्य क्या है। तब जब उन्होंने हमें ये चीज़ समझाई, इसीलिए हम आपको 10वीं तक या 12वीं तक या हम आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए हम आपको नहीं छोड़ने देना चाहते कि आप ये याद जो कर रहे हो उनका आप प्रयोग आज ही से सीख लो। आज ही से सीख लोगे तो आपके लिए संस्कृत है ना अच्छा लगने लगेगा। पढ़ने केवल आप रटने भर की चीज़ नहीं मानोगे, उसको सीखने की भाषा मानोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम हर एक में थोड़े वीडियो भी हमारे सच बताएं इसीलिए लंबे होते हैं, क्योंकि हमारा उचित केवल उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम आपको केवल सॉल्व करवा रहे हैं तो हम हल करवा के उसका उत्तर लिखवा के आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं है। अगर कोई शब्द हमने लिखा है तो वो क्यों लिखा है और उसका उपयोग क्या हो रहा है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास आप भी हम लोगों हमारे साथ में कीजिए, तब हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें मज़ा आ रहा है करने में, ठीक है। अब भाई जैसे कि अपनी जब ये समर वेकेशन होता है, ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ जो अवकाश हमारे होते हैं, उनमें हम थोड़ा सा ये कोशिश करें छोटे छोटे से वाक्य बनाने की, है ना, तभी थोड़ा संस्कृत पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी शुरू हो चुका है, जिस पे कि स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी आराम से वीडियोस अच्छे मिल जाएंगे। खूब अच्छे से बढ़िया पढ़ाई करो, और सबसे अच्छी बात क्या है, फ्री, ठीक है। चाहे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में कर सकते हो, रजिस्टर करना हो फ्री में कर लो, कोई आपको नहीं देना है कि आप स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो देख लीजिए और फिर आपको पैसे लेना है, बिल्कुल नहीं देना है। फ्री में पढ़ो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी फ्री में, NTSE हो फ्री में पढ़ाई, ओलंपियाड हो फ्री में पढ़ाई, सब चीज़ फ्री में हो रही है। क्यों पैसे दे के अपने बचाओ अपने लिए कुछ, है ना, तो फालतू पैसे बर्बाद नहीं करना है, आराम से पढ़ो। सभी टीचर्स यहाँ के बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो भाई आप लोग थोड़े से प्रयास करो पढ़ने सीखने की नई नई चीज़ों को। और एक और बात बताना चाहते थे कि आप ये जो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है उसको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कौन कौन सी नई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप उसको आराम से टेलीग्राम पे भी पोस्ट करके पूछ सकते हो। तो इस तरह से जुड़े रहिए, सारी चीज़ें आप ही लोगों के लिए है ये मैग्नेट ब्रेन्स चैनल। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट के टेस्ट पेपर को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।